वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये इस सीरीज का 8th लेक्चर है। ये वीडियो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर देख रहे हैं और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको आपकी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको हर प्रकार के अपडेट्स जो हैं वो दे दिए जाते हैं। मेंस 2024 के लिए हमारी कई सारी टेस्ट सीरीज चलाई जा रही हैं जिसका कि आप ज्वाइन करके अपना पूरी तरीके से इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें आपको मॉडल आंसर्स भी दे दिए जाते हैं जिससे कि आपको पता चले कि आपको अपने आंसर को और किस तरीके से बेहतर बनाना है। तो इन पेड ग्रुप्स का आप ज्वाइन करके जो है अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे और हमारा पहला क्वेश्चन है पेपर नंबर 1 से और क्वेश्चन है व्हाट वर द कॉजेस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, in what ways did it reshape Russian society and how did the Russian Revolution impact India's struggle for independence? रूसी क्रांति के क्या कारण थे, इसने रूसी समाज को किस तरह से नया आकार दिया और रूसी क्रांति ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को कैसे प्रभावित किया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक रशियन रिवॉल्यूशन का एक बहुत ही ब्रीफ सा जो है इंट्रोडक्शन दे देंगे कि जो रशियन रिवॉल्यूशन जो था ये हमारे जो पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी जो कि 1917 में रशिया में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है इसको अगर हम रशियन रिवॉल्यूशन को समझे तो ये जो थी 2 भाग में हुई थी। सबसे अगर पहले हम देखें तो जिसको कि फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन का नाम दिया जाता है या फिर फरवरी क्रांति भी कहा जाता है, जिसमें कि जार का जो जार थे उनके निरंकुश जो शासन था उसका अंत हुआ था और उसके बाद जो है अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ था जिसमें कि बोल्शेविक पार्टी जो कि लेनिन द्वारा जो लेड की जा रही थी उन्होंने जो है पूरी सत्ता वहाँ पे हासिल की थी। तो इससे क्या हुआ था कि जो है 300 साल का जो जार्स का जो रूल था उसका अंत हो गया था और जो बोल्शेविक पार्टी है उसने जो है रशिया को एज अ सोशलिस्ट कंट्री जो है एस्टैब्लिश किया था। तो यहाँ पर हम इसके कारण को देखते हैं कि आखिर रशियन रिवॉल्यूशन के क्या क्या कारण थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी, जितने भी ज़ार्स थे वो बहुत ही ज़्यादा निरंकुश थे। ठीक है, तो रशिया में जो है वहाँ पे उस टाइम पे जो है ज़ार का जो है 300 साल से जो है ज़ार का ही जो है प्रभुत्व रहा था, उन्हीं की ही जो है सत्ता चल रही थी और इनको जो है और इनके पास जो है कंप्लीट अथॉरिटी थी और ये जो उनकी जो पावर थी वो पूरी तरीके से जो है वो अनलिमिटेड थी। इसमें जो है रशियन सोसाइटी जो थी वहाँ पे, ठीक है, उस टाइम की जो रशियन सोसाइटी थी उनका किसी भी प्रकार का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था और इन लोग का जो है बहुत कई प्रकार से जो है शोषण किया जाता था। स्पेशली उसमें भी जो पीजेंट्स और जो वर्किंग क्लास थे लोग उनको जो है बहुत तरीके का जो है इनइक्वालिटी का जो है सामना करना पड़ता था। तो यहाँ पर जितने जो ज़ार्स थे वो अपनी जो है सत्ता किसी के साथ भी जो है शेयर नहीं करना चाहते थे। रशियन सोसाइटी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था जिसके कारण से जो है वहाँ के और वो जो ज़ार्स थे वो वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स नहीं समझ रहे थे और जिसके कारण अगर समझेंगे नहीं तो वहाँ के जो लोगों की जो समस्याएं थी उनको सुलझाने में भी असमर्थ थे। इसके बाद हम देखते हैं रैम्पेंट करप्शन, व्यापक रूप से जो है भ्रष्टाचार था रशिया में। तो यहाँ पे रशियन एम्पायर को जो चलाने के लिए जो है यहाँ पे जो ज़ार्स थे वो सिविल सर्वेंट्स को जो है वो अपॉइंट करते थे, उनका सिविल सर्वेंट्स का जो है प्रयोग करते थे और जो है और इनका जो सिविल सर्वेंट्स थे ये ज़ार जो थे उन्हीं के अकॉर्डिंग ही जो उन्हीं के विल के अकॉर्डिंग ही सारा काम किया करते थे। ये जो सिविल सर्वेंट्स थे इनको जो है तनख्वाह जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम दी जाती थी, पुअरली पेड थे, जिसकी वजह से वहाँ पे करप्शन जो था वो बहुत बढ़ गया था। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पूरे जो वहाँ का जो रशियन एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ पे नेपोटिज्म, करप्शन जैसी समस्या जो वो बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में डिससेटिस्फैक्शन था और उन्होंने इसका पुरजोर जो है विरोध किया था।
इसके बाद हम देखते हैं लैक ऑफ सिविल राइट्स, नागरिक अधिकारों का जो है वहाँ पे अभाव देखा गया था। वहाँ पे लोग जो रशियन सिटीजन्स थे उनमें बहुत ज़्यादा जो है आक्रोश था, क्योंकि उनके पास जो है वहाँ पे उनको जो है बेसिक राइट्स भी जो है उपलब्ध नहीं कराई गई थी। वहाँ पे जो है फंडामेंटल राइट्स के नाम पे जो है कुछ भी नहीं था। उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसका अभाव था। फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं था, जो है लोग आपस में जो है फ्रीडम ऑफ जो असेंबली जो है आपस में मिल नहीं सकते थे, कोई मिलके जो है समूह नहीं बना सकते थे। तो ये जो बेसिक राइट्स थे ये भी, इससे भी जो है वहाँ के लोगों को वंचित रखा गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं द रशिया जापान वॉर 1904। रशिया और जापान के बीच में एक वॉर हुआ था 1904 में, जिसमें कि जापान की जीत हुई थी रशिया के ऊपर। तो ये जो है जो जापान की जीत थी, इस जीत ने जो है रशिया की जो है साख, जो इंटरनेशनल साख जो थी उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था, और लोगों में जो है ज़ार की जो काबिलियत थी उसको लेकर जो है बहुत ज़्यादा जो है संशय पैदा हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं पुअर कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, औद्योगिक श्रमिकों का जो है दयनीय स्थिति थी उस टाइम पे, ठीक है। वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो रशिया में लेट आया था, यूएस और यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के जो है बाद आया था, लेकिन जब वहाँ पर आया था तो वहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल वर्कर्स की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। वहाँ पे देखा गया 1890 से लेकर 1910 के बीच में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद थी कि अर्बन सिटीज़ में जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा जो है इंक्रीज हो गई थी, लेकिन ये जो अर्बन पॉपुलेशन थी इनके पास बेसिक एमिनिटीज़, ठीक है, जो बेसिक सुविधाएं थी उसकी बहुत ही ज़्यादा जो है वो कमी थी। उनके पास पानी नहीं था, उनके पुअर सैनिटेशन होने के कारण उनकी हेल्थ कंडीशन जो है या फिर हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। इन सबको लेकर के जो है लोगों में बहुत ही ज़्यादा जो है वो गुस्सा था ज़ार के प्रति। तो इसी का जो है उन्होंने बाद में जो है वो रिवोल्ट किया था। तो यहाँ पे जितनी भी जो सिटीज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड थी, लिविंग कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर थी। इस सब के कारण भी जो है लोगों में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है उस गुस्सा था। इसके बाद हम देखते हैं डिसकंटेंट अमंग पीजेंट्स, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो है हालत उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जिस वजह से जो है किसानों में बहुत ही ज़्यादा जो है असंतोष था। यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर, वहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि इस टाइम पे एक मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो बहुत बाद में आया था, ठीक है। लेकिन जो है कृषि क्षेत्र में भी है, अगर हमें देखें तो बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन नहीं था कृषि क्षेत्र का, मैकेनाइजेशन नहीं था, ठीक है। आधुनिक जो तकनीक थी उस टाइम पे एग्रीकल्चर में वो रशिया तक जो है वो नहीं पहुंची थी। रशिया का क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा था कि वहाँ पे केवल 4-6 महीने तक ही जो है केवल कृषि की जा सकती थी, और वो भी जो है वहाँ से, उसमें भी जो है सरकार या फिर हम कह सकते हैं वहाँ पे जो सार थे उनकी तरफ से किसी भी प्रकार की जो है मदद नहीं पहुँचाई जाती थी फार्मर्स को। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो सर्फडम जो है, ठीक है, सर्फडम को जो है 1861 में जो है एबॉलिश कर दिया गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर लेकिन जो वहाँ की जो पीजेंट क्लास थी वो अभी भी पूरी तरीके से जो है उनके पास फ्रीडम नहीं थी, पूरी तरीके से जो है वो फ्री नहीं थी। पीजेंट को जो है लैंड तो दे दिया गया था, लेकिन वह ज़मीन जो है वो बहुत ही जो है वो छोटी हुआ करती थी, और लेकिन उसकी जो रिडेम्पशन फीस जो है वो बहुत ही ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो है उन्हें अपने पहले वाले लैंडलॉर्ड के साथ भी जो है काम करना होता था, ताकि वो अपने डेब्ट्स जो हैं या फिर जो लोन्स उन्होंने लिया है वो उसको जो है चुका सकें। तो उनके पास, हम कह सकते हैं कि पीजेंट्स के पास जो फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम जो थी उसकी कमी थी, जिसके कारण जो है उन्होंने रिवोल्ट किया था। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड वॉर 1। प्रथम विश्व युद्ध में जो है भागीदारी की थी रशिया ने 1914 में जो है यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई थी, जिसमें कि रशिया ने भी जो है रशिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर उस टाइम पे जब रशिया ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया तो वहाँ की जो रिसोर्सेज जो थी
उसको जो है डाइवर्ट कर दिया गया था वॉर सप्लाईज़ को बनाने के लिए, ठीक है? वॉर सप्लाईज़ को बनाने के लिए, और जो वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स थी, उसको जो है वहाँ पर जो है वॉर में लड़ने के लिए उनको जो है ह्यूमन रिसोर्स चाहिए था। तो जितनी भी जो ह्यूमन रिसोर्सेज़, नेचुरल रिसोर्सेज़, जो भी रिसोर्सेज़ थी, उसको जो है वॉर की तरफ जो है डाइवर्ट कर दिया गया था, और इसी की वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। लेबर ने जो है राइट्स कर दिया था। उन लेबर्स के अंदर के जो जो यहाँ पे है ना, लेबर क्लास में जो है एक अनरेस्ट देखने को मिला, जिसके अगेंस्ट उन्होंने काफ़ी सारे जो है राइट्स भी किए थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 में तो पार्टिसिपेशन था ही, इसके साथ-साथ जो है यहाँ पे रशिया में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट वॉर्स भी देखे गए थे। जैसे कि उससे पहले रशिया जापान वॉर हुआ था 1904 में, ठीक है? उसके साथ-साथ जो है क्राइमियन वॉर हुआ था, जिसमें कि जो है रशिया के ने बहुत सारी अपनी रिसोर्सेज़ जो है वॉर की तरफ जो है वो डाइवर्ट कर दी थी, और इतने फ्रीक्वेंट वॉर्स होने के कारण जो है वहाँ पे फूड की बहुत ज़्यादा जो है शॉर्टेज हो गई थी। जो प्राइसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है हाई हो गए थे। इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो गया था, वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया था। लोगों के पास साधन बहुत ज़्यादा थे नहीं। पीजेंट क्लास, वर्कर क्लास की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। 1891-92 में जो है फेमाइन जैसी सिचुएशन वहाँ पे देखी गई थी, जिसमें कि 4 लाख से अधिक लोग जो है मारे गए थे। तो वहाँ पर उन लोग के जो वहाँ के लोग थे, रशियन सोसाइटी जो थी, उनको ये लगने लगा था कि जो ज़ार जो है वो उनका शोषण कर रहे हैं और वो किसी भी प्रकार से उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, जिसको कि लेकर उन्होंने बाद में जो है वहाँ पे रिवोल्ट कर दिया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिर रशियन रिवोल्ट जो हुआ था, उसके बाद से रशिया में क्या प्रभाव पड़ा, रशिया में क्या-क्या चेंजेस आए, वहाँ के पूरे जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल, उस वहाँ पे क्या-क्या चेंजेस आए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे चेंज इन पॉलिटिकल ऑर्डर। वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में जो है उसके बाद से बदलाव देखा गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ज़ारवादी शासन का अंत हुआ। तो 300 साल पुराना जो ज़ारिस्ट रूल था, उसका अंत किया गया था बोल्शेविक पार्टी द्वारा, और उनके द्वारा जो है वहाँ पे जो है एक सोशलिस्ट रूल जो है उसको स्थापित किया गया था लेनिन की अध्यक्षता में। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सोवियत यूनियन का जो है निर्माण हुआ था, जो कि विश्व का पहला सोशल गवर्नमेंट वाला, ठीक है, वाला देश जो है स्थापित किया गया था। यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को बहुत ही ज़्यादा जो है जोर दिया गया था, केंद्रीकृत योजना पर जोर दिया गया था। यहाँ के पूरे पॉलिटिकल ऑर्डर को जो है बदल दिया गया था, और सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को जो है बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था, जिससे कि देश के सभी रीजन, जितने भी जो सारे रीजन्स हैं, या फिर वहाँ पे जितनी भी जो पूरी सोसाइटी है, उनको वहाँ के रिसोर्सेज का लाभ मिला था। और यहाँ पे जो है सोशलिस्ट कंट्री होने के कारण वहाँ की जितनी भी जो रशियन सिटीजन्स को वहाँ के देश की जितनी भी जो रिसोर्सेज थी उसमें उनकी जो है इक्वल भागीदारी जो है उनको दी गई थी। इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक चेंजेस। कई प्रकार से जो है यहाँ पे आर्थिक परिवर्तन भी देखने को हमें मिले हैं। सबसे पहले जो है अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट ओनरशिप, निजी स्वामित्व का जो है उन्मूलन कर दिया था। तो बोल्शेविक पार्टी ने जो है यहाँ पे जो है सोशलिस्ट राष्ट्र का निर्माण करने के उद्देश्य से जितने भी जो प्राइवेट ओनरशिप थी उसको समाप्त कर दिया गया था। जितने भी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था प्राइवेट ओनरशिप में, ठीक है, उसको जो है यहाँ पर उन्होंने जो है जैसे कि लैंड्स हो गए, फैक्ट्रीज हो गई, बैंक्स हो गए, रेलवेज है, माइंस है, उन सभी को जो है नेशनलाइज कर दिया था, और बाद में इन सभी को, फैक्ट्रीज, माइंस और रेलवेज, इन सभी को जो है राष्ट्र संपत्ति के रूप में जो है घोषित कर दिया गया था। इसके साथ साथ कई प्रकार से हम लैंड रिफॉर्म से देखते हैं, भूमि सुधार के लिए भी कई सारे कदम उठाए गए हैं। लैंडलॉर्डिज्म को जो है अबॉलिश कर दिया गया था, लैंडलॉर्डिज्म को, ठीक है, उसको अबॉलिश कर दिया गया था, लैंड्स को सीज कर दिया गया था, और उसे पीजेंट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो है उसमें पीजेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो है 1929 में जो है कलेक्टिव फार्मिंग पे जो है बहुत ही ज़्यादा जो है जोर दिया गया था, जिससे कि वहाँ की जो एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज तक जो है वहाँ पे लोगों की पहुँच को जो है सुनिश्चित किया गया था। तो यहाँ पे जो है लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे, जिससे कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा जो है सुधार हुआ हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं बेनिफिट्स टू पीजेंट्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, किसानों, औद्योगिक श्रमिकों को भी बहुत ज़्यादा लाभ हुआ था।
यहाँ पे जो है ना अभी तक पीजेंट्स जितना भी जो अपने जो क्रॉप को जो है उगाते थे, वहाँ पे उनको जो है पूरा का पूरा जो है वहाँ पे जो सार्स जो थे वो ले लेते थे। तो अब यहाँ पर क्या होता था, जो भी पीजेंट्स जो थे उनको छूट दी गई थी कि जो भी उनका सरप्लस है, सरप्लस प्रोडक्शन है, वो जो है वो वहाँ की जो है मार्केट में जो है वो सेल कर सकते हैं, जिससे कि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ था। तो गवर्नमेंट को सेल करने की जगह जो सरप्लस क्रॉप है अब उसे मार्केट में भी बेचा जा रहा था। ठीक है, प्लांट इकोनॉमी होने के कारण, जैसे कि हमने बात की, इस पूरे प्लांट इकोनॉमी थी, प्लांट इकोनॉमी होने के कारण जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा जो है बढ़ावा मिला था, जिससे कि जो है पॉवर्टी को कम करने में जो है बहुत ज़्यादा मदद मिली थी। इसके साथ साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है रूरल और रूरल इकोनॉमी जो अभी तक रूरल और एग्रेरियन इकोनॉमी थी, उसको बदल के जो है अब यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। तो ये जो रूरल इकोनॉमी थी इसको जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के रूप में। तो इससे जो है वर्कर्स के इकोनॉमिक कंडीशन के साथ साथ जो है उनकी वर्किंग कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। ठीक है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन प्लस वर्किंग कंडीशन दोनों में हमें सुधार देखने को इसके बाद मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे पीजेंट्स और इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ये जो है फायदेमंद साबित हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कई सारे प्रकार के जो है सोशल चेंजेस, सामाजिक परिवर्तन भी लाए गए थे, जैसे कि सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता में बहुत ज़्यादा मदद मिली थी। प्राइवेट ओनरशिप जो थी, ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप जो थी उसको जो है ख़त्म कर दिया गया था, जिससे कि जो है यहाँ पर सोशल जो इनइक्वालिटी जो थी उसको कम करने में मदद मिली थी। सोशल वेलफेयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था, वहाँ के रिसोर्सेज का लोगों तक जो है उसका लाभ पहुँचाया जा रहा था। जो कमज़ोर वर्ग थे उनको जो है बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाया जा रहा था, जैसे कि फ्री एजुकेशन दी जा रही थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो थी वो लोगों तक जो है वो फ्री में पहुँचाई जा रही थी, जिससे कि वहाँ के जो लोग थे, वहाँ का जो सोसाइटी थी उसका भी बहुत ज़्यादा वेलफेयर किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन की जो महिलाओं की जो कंडीशन थी उसमें भी जो है हमें सुधार देखने को मिलता है। वुमेन को जो कई प्रकार के जो है बेनिफिट्स पहुंचाए गए थे, ताकि उनका जो लेबर फोर्स में जो पार्टिसिपेशन हो उसको जो है और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, जैसे कि उनको मैटरनिटी लीव जो है वो दी जा रही थी। वहाँ पे जो भी वर्क प्लेसेस थे वहाँ पे क्रेचेस को इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो वहाँ पर जो है क्रेचेस में उनको डाल सकें और वो जो है अपनी जो है काम पर भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे कई प्रकार के जो है यहाँ पे रिफॉर्म्स किए गए थे। तो यहाँ पर जो है बोल्शेविक पार्टी द्वारा जो है सोशलिस्ट रेजिम की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब कि इसका जो है पूरा जो रशियन रिवॉल्यूशन था उसका जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट पे जो है वो क्या प्रभाव पड़ा था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन की जो है यहाँ पे जो इंडिया में थे उनको बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रेरणा मिली थी। तो यहाँ पर जो है 1917 का जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन या फिर हम जो रशियन रिवॉल्यूशन कहते हैं, तो वहाँ पे जो है यहाँ के लोगों ने भी देखा कि जो ये पॉसिबल है कि हम लोग किसी भी फॉरेन रूल को या फिर जो फॉरेन रूल है उसको हम लोग ख़त्म करने में जो है मास के थ्रू या फिर आर्म्ड रेजिस्टेंस के थ्रू जो है हम किसी भी फॉरेन रूल को ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ के जो नेशनलिस्ट लीडर थे उनको एक प्रेरणा मिली थी कि अगर कोई भी हम पर जो है बहुत ज़्यादा जो है हमारे पर अपनी नीतियाँ थोप रहा है तो हम उसको जो है हम उसको भी उखाड़ फेंकने में जो है सक्षम है। तो यहाँ पे जो है पूरे जो नेशनल मूवमेंट जो थी उसको यहाँ से एक नया मोड़ मिल गया था। तो रशिया के समाजवादी विचारों से प्रेरित होकर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने भी जो है सोशल रिफॉर्म्स की डिमांड रखी, जैसे कि नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी थे। उन्होंने जो है सोशलिस्ट आइडिया को और ज़्यादा जो है प्रोपोगेट किया, लैंड रिफॉर्म्स की मांग रखी गई, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की जो है बात यहाँ पर जो है डिमांड रखी गई थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे भी सोशलिस्ट आइडियाज़ जो है वो उन्होंने जो है यहाँ पे एक नया मोड़ दिया था कि यहाँ पे जो आईएनसी लीडर्स थे उनकी डिमांड्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले थे। भारत में साम्यवादी आंदोलन, कम्युनिस्ट मूवमेंट्स इन इंडिया जो है वो यहाँ पर जो है उसका भी जो है यहाँ पे प्रसार होने लगा था, जैसे कि यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी जो है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो 1925 में उसको जो है स्थापित किया गया था। तो जो ये जो कम्युनिस्ट आइडियल्स थे ये पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के साथ साथ, ठीक है, ये पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो था उसके साथ साथ जो है यहाँ
यहाँ पर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की भी जो है यहाँ पे मांग रख रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने जो है यहाँ पे क्या उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जितने भी जो वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं, पीजेंट्स हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, इनकी कंडीशन को बेहतर बनाने की जो उन्होंने जो है मांग की थी। और इसके लिए जो है AITUC का भी जो है निर्माण किया गया था वर्ष 1920 में। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी, उन्होंने वर्किंग क्लास और पीजेंट्स के अधिकार के लिए जो है लैंड रिफॉर्म्स और बेटर वेजेस के लिए जो है वो मांग कर रहे थे। ठीक है, पीजेंट्स के लिए वो क्या कर रहे थे कि यहाँ पे जो है भूमि सुधार हो, और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर उनके बेटर वेजेस, जो वर्कर्स जो थे उनके बेटर वेजेस के लिए भी जो है मांग कर रहे थे। जो MN रॉय अगर हम बात करें, जो कि को फाउंडर थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, उन्होंने जो है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में भी जो है यहाँ पे उसके साथ भी जो है काम किया था, जो कि मॉस्को में जो है वो स्थित थी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पीजेंट मूवमेंट्स। कई प्रकार की हमें जो है इसके बाद पीजेंट मूवमेंट्स भी जो है देखने को मिलते हैं वहाँ रशिया रिवॉल्यूशन से जो है प्रेरित होके, जैसे कि हम चंपारण सत्याग्रह देखते हैं, तिभागा मूवमेंट है, मालाबार अपराइजिंग है। तो ये सभी जो पीजेंट मूवमेंट थे, ये रशियन रिवॉल्यूशन से ही जो प्रेरित थे। इसके बाद हम देखते हैं कट्टरपंथी तरीके, रेडिकल मेथड्स जो है यहाँ पर अपनाए गए थे। अभी तक यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो भी पीसफुल मेथड्स जो थी, जैसे कि प्रोटेस्ट, पिटीशंस, उन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा था। लेकिन बोल्शेविक रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होकर जो है मास अपराइजिंग, ठीक है, मास अपराइजिंग पर जो है जोर दिया गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, उन्होंने जो है कई प्रकार के जो है रेडिकल मेथड्स को जो है वो अपनाया था। उन्होंने जो है वहाँ पे लोगों को जोड़ा था, वर्किंग क्लास, पीजेंट्स क्लास को जोड़ा था, और जो है उनको एक आर्म्ड रिबेलियन के लिए जो है वहाँ पे तैयार किया था। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल सपोर्ट जो है, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन लिया गया। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पे रशियन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होकर जो है इंटरनेशनल कंट्रीज और जो कंट्रीज थी उनसे बहुत ज़्यादा मदद ली गई थी। जैसे कि हम देखते हैं जर्मनी है, जापान है, इनसे जो है भारत की आज़ादी के लिए जो है यहाँ पर मदद ली गई थी। इसी के साथ साथ हम जो देखते हैं कि रशिया जो थे, वहाँ का जो औपनिवेशिक पूरा जो इंडिया में जो औपनिवेशिक व्यवस्था थी, उसका भी बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज किया था। तो इंटरनेशनल सपोर्ट इंडिया को बहुत ज़्यादा मिला था। इसके बाद हम देखते हैं डिमांड फॉर सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता की जो है यहाँ पर जो है मांग और ज़्यादा इंडिया में जो है वो बढ़ गई थी। यहाँ पर जो है एग्जिस्टिंग कास्ट और जो क्लास सिस्टम था, ठीक है, कास्ट और क्लास सिस्टम जो था उसका जो है पुरजोर जो है विरोध किया गया था, उसको जो है उसको चैलेंज किया गया था, और इसके पूरे स्ट्रक्चर में जो है चेंज की डिमांड की गई थी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो जो है BR अम्बेडकर जी जो थे, उन्होंने दलित राइट्स और सोशल रिफॉर्म्स की जो है वो डिमांड रखी थी। इसके बाद हम देखते हैं रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स, कई प्रकार के क्रांतिकारी आंदोलन भी देखने को मिले, जैसे कि HSRA द्वारा, ठीक है, जो कि भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो था, जो कि भगत सिंह द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था, वो उसके फाउंडर थे, वन ऑफ द फाउंडर थे। ठीक है, तो उनके द्वारा जो है कई प्रकार के जो है यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स देखे गए हैं। HSRA द्वारा जो है काकोरी के केस हुआ था, तो उसमें भी जो है HSRA का ही जो है वो हाथ था। तो यहाँ पे कई प्रकार के जो है क्रांतिकारी आंदोलन भी देखे गए हैं। गदर पार्टी ने जो है कई प्रकार के जो है ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो है वो विद्रोह किया था। ठीक है, तो ये इन सभी ने जो ये क्रांतिकारी आंदोलन थे, इन सभी ने जो है अपने उसमें जो है एक रेडिकल अप्रोच जो है वो अपनाई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन ने न केवल जो है रशिया में जो है कई प्रकार से पीजेंट्स, वर्कर्स और वहाँ की सिविल सोसाइटी, विमेन, ठीक है, उनका जो है उनकी जो पूरी कंडीशन थी उनमें सुधार किया था, बल्कि इंडिया के जो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था, इंडिया की जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी, उसको भी एक नया मोड़ दे दिया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है पेपर नंबर 2 से, और क्वेश्चन है द प्रोक्लेमेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी अफेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सेंटर स्टेट रिलेशंस डिस्क्राइब। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों और केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करती है, इसका हमें वर्णन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में। तो इसका नेशनल इमरजेंसी को हम लोग पहले एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे,
उसके बाद हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से हमारे फंडामेंटल राइट्स को पर असर डालती है, और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे कैसे जो है नेशनल इमरजेंसी जो है हमारे सेंटर स्टेट रिलेशंस पे प्रभाव डालती है। तो नेशनल इमरजेंसी जो है ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 352 में जो है वहाँ पे दिया गया है, और इसमें कहा गया है कि द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जब भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरे में हो। ठीक है, तो इस 352 में जो है नेशनल इमरजेंसी का जिक्र जो है वो किया गया है। तो इसका प्रभाव सेंट्रल स्टेट रिलेशन पर क्या पड़ता है, इसको हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे। तो जो नेशनल इमरजेंसी है उसके दौरान जो सेंटर और स्टेट के बीच का रिलेशन है उसमें कई प्रकार से चेंजेस कर दिए जाते हैं, जिसको कि हम 3 हेड्स के अंदर जो है वो पढ़ सकते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव, जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं, लेजिस्लेटिव विधायी, और फाइनेंशियल वित्तीय जो उनके जो आपसी संबंध है उसमें जो है कई प्रकार से चेंजेस देखे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कार्यपालिका की बात करेंगे तो यहाँ पर जो नॉर्मल कंडीशन जो होती है, ठीक है, उसमें जो है यहाँ पर जो सेंटर जो है कुछ स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स पर ही जो है स्टेट गवर्नमेंट को जो है यहाँ पर निर्देश जो है दे देता है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान केंद्र जो है किसी भी मामले पर राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए जो है पूरी तरीके से हक रखता है, पूरी तरीके से एंटाइटल होता है। और यहाँ पे इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार जो है वो पूरी तरीके से केंद्र के नियंत्रण में आ जाती है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। नेक्स्ट अगर हम लेजिस्लेटिव या फिर विधायी समझे तो यहाँ पर जो है पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट जो है वो यूनियन लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर जो है पर किसी भी सब्जेक्ट पर लॉ बनाने के का हक रखती है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान, ठीक है, पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, राज्य की किसी भी सूची में उल्लिखित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो रखती है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी जो स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं, जितने भी जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में मेंशन है, उस पर किसी में भी जो है पार्लियामेंट द्वारा जो है लॉज बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसको जो है यहाँ पर सस्पेंड नहीं किया जाता। उनकी जो है स्टेट लेजिस्लेटिव की जो है स्टेट लेजिस्लेचर की जो लेजिस्लेटिव पावर्स है उसको सस्पेंड नहीं किया जाता। लेकिन जो भी पार्लियामेंट जो है उसको एक ओवरराइडिंग पावर दे दी जाती है कि जो भी लॉज जो है पार्लियामेंट बनाएगा अगर किसी स्टेट सब्जेक्ट पे इमरजेंसी के दौरान, तो उसको तो वो जो सेंटर ने जो लॉ बनाया है उसको जो है यहाँ पे प्रेफरेंस उस टाइम पर दी जाती है। और ये जो भी लॉज जो है पार्लियामेंट बनाता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान, ये जो है इमरजेंसी खत्म होने के 6 मंथ बाद तक जो है वो ऑपरेट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे इमरजेंसी के दौरान जो प्रेसिडेंट होता है वो भी किसी भी विषय पर जो है अध्यादेश जारी जो है वो कर सकता है, यदि जो है पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस ऑफ जो पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस हैं अगर वो सेशन में नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स में भी जो है कई प्रकार के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं इमरजेंसी के दौरान। इसके बाद हम देखते हैं वित्तीय फाइनेंशियल रिलेशन में क्या चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे जो है राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के बीच जो है राजस्व के संवैधानिक वितरण को जो है संशोधित कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेंटर और स्टेट के बीच में जो रेवेन्यू शेयर जो होता है उसमें जो भी जो है कई प्रकार के बदलाव कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसको जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर उसको जो है पूरी तरीके से जो है वो कैंसिल कर सकते हैं किसी भी प्रकार के रेवेन्यू ट्रांसफर को नेशनल इमरजेंसी के दौरान। और ये जो भी यहाँ पर जो है वित्तीय रूप से जितना भी बदलाव किया गया है ये इमरजेंसी के खत्म होने के जिस भी साल खत्म हुई है तो उसके फाइनेंशियल ईयर जब तक खत्म ना हो तब तक जो है यहाँ पे ये जो बदलाव किए गए हैं वो यहाँ पे ऑपरेटिव रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार पे भी कई प्रकार के जो है यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि इसको हम लोग 2 आर्टिकल से हम समझ सकते हैं, आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब नेशनल इमरजेंसी होती है तो जो यहाँ के जो सिविल की जो राइट्स है, जो सिविलियन की जो राइट्स हैं उसको भी वो भी अफेक्ट डालती है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो अगर हम आर्टिकल 358 की बात करें तो वो
बात करती है कि अनुच्छेद 19 द्वारा जो है गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का जो है निलंबन। तो यहाँ पे जो है आर्टिकल 19 में जो 6 राइट्स दिए गए हैं, जो 6 राइट्स जो हैं दिए गए हैं, वो जो है ऑटोमेटिकली ही जो है यहाँ पे जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो ऑटोमेटिकली ही जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का जो है सेपरेट ऑर्डर की जो है यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अगर नेशनल प्रोक्लेमेशन होने के साथ-साथ ही जो है आर्टिकल 19 जो है पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि जो नेशनल और जब नेशनल इमरजेंसी जो है जब ख़त्म होती है तो ये आर्टिकल 19 जो है दोबारा से जो है रिवाइव हो जाता है, दोबारा से जो है फ़ोर्स में आ जाता है। तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान अगर राज्य द्वारा कोई भी लॉ या फिर जो है एग्जीक्यूटिव एक्शन ऐसा लिया जाता है जो कि आर्टिकल 19 को जो है का उल्लंघन करता है, तो इसके लिए जो है यहाँ पर कोई भी रेमेडी नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है वो कोर्ट जा सके। ठीक है, तो कोर्ट में जाके इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते कि एग्जीक्यूटिव एक्शन या फिर कोई जो लॉ बनाए गए हैं वो आर्टिकल 19 को जो है वो उल्लंघन करते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसमें 2 रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए थे। सबसे पहले कि ये जो यहाँ पे जो आर्टिकल 358 के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं आर्टिकल 19 में दी हुई वो तभी सस्पेंड होंगी जब केवल जो है युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर, ठीक है, उसी आधार पर जो है आर्टिकल 358 में जो है कहा गया है कि आर्टिकल 19 में जितनी भी जो फंडामेंटल राइट्स है उनका निलंबन होगा अगर केवल जो है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, और यहाँ पर जो है जो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ये नहीं होगा। ठीक है, अगर आर्म रिबेलियन की वजह से नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है तो उस टाइम पर जो है आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड नहीं होगा। और सेकेंड अगर हम रिस्ट्रिक्शन देखें तो वो ये है कि केवल आपात स्थितियों से संबंधित कानूनों को सुरक्षित किया जाता है, अन्य कानूनों को नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी जो इमरजेंसी से रिलेटेड लॉज हैं केवल वही उन्हीं को क्वेश्चन नहीं कर सकते लॉ में, बाकी अन्य लॉज को जो है क्वेश्चन किया जा सकता है। इसके बाद जो है हम आर्टिकल 359 देखते हैं। तो आर्टिकल 359 में जो है जितने भी जो अन्य मौलिक अधिकार जो हैं ये उसके निलंबन से संबंधित हैं और इसमें जो है लेकिन जो अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा जो गारंटीकृत अधिकारों को जो है छोड़कर जितने भी जो मौलिक अधिकार है उनके निलंबन से संबंधित है आर्टिकल 359। तो यहाँ पर जो है तो जब भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर जो है राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन उनके इन्फोर्समेंट के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर एज सच जो है यहाँ पर जो है फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड नहीं हो रही, लेकिन कि जो है उनके जो है इन्फोर्समेंट को जो है यहाँ पर निलंबित कर दिया जाता है और केवल वही मौलिक अधिकार जो है निलंबित किए जाते हैं जो कि राष्ट्रपति के आदेश में निर्दिष्ट हो। ठीक है, जो भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसमें जो भी बताया जाता है कि ये फंडामेंटल राइट्स जो है सस्पेंड किए जा रहे हैं तो केवल वही फंडामेंटल राइट्स को जो है सस्पेंड किया जाता है। ये कितने टाइम पीरियड के लिए जो है सस्पेंड होंगे ये भी जो है यहाँ पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में जो है यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया जाता है। और इसी के साथ साथ जो है यहाँ पे इसमें ये भी मेंशन किया जाता है कि ये होल कंट्री में, ठीक है, पूरे देश में या फिर किसी पार्ट में जो है इसको जो है यहाँ पर जो है फंडामेंटल राइट्स को जो है उसको निलंबन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में जो है साफ साफ निर्देशित होती हैं। पर इस पे भी जो है यहाँ पे 2 प्रतिबंध लगाए गए हैं। सबसे पहले क्या है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आर्टिकल 20 और 21 को जो है इससे जो है अलग रखा गया है और अन्य जितने भी जो मौलिक अधिकार हैं उनको जो है निलंबन किया जा सकता है। ठीक है, सबको भी सारे ही मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है या फिर कुछ पर्टिकुलर मौलिक अधिकारों का भी जो है सस्पेंड किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। और अगर हम दूसरे रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो वो है कि केवल जो है आपातकाल से संबंधित कानूनों को संरक्षित किया जाता है, अन्य कानूनों का नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नेशनल इमरजेंसी जब 1975 में लगाई गई थी तो उसके बाद जो है उस पर बहुत ज़्यादा जो है सवाल भी उठाए गए थे। तो जिसके कारण से यहाँ पे 44th अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आया गया था जिसमें कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस जो है उसका मिसयूज कोई भी गवर्नमेंट जो है वो ना कर सके।
नेक्स्ट है पेपर नंबर 3 से और क्वेश्चन है क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ जीएम क्रॉप्स इन एड्रेसिंग इंडियाज प्रॉब्लम ऑफ फूड इनसिक्योरिटी व्हाइल इवैल्यूएटिंग इट्स इकोलॉजिकल एथिकल एंड लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस। भारत की खाद्य असुरक्षा की समस्या को दूर करने में जीएम फसलों की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करें तथा इसके पारिस्थितिक नैतिक और दीर्घकालिक प्रभावों का मूल्यांकन करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जीएम क्रॉप्स को समझेंगे कि जीएम क्रॉप्स होते क्या हैं। तो उससे पहले भी हम समझेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो जब भी कोई प्लांट या एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिज्म के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज करके उनके जीन्स को मॉडिफाई किया जाता है तो उसी को हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है वो कहते हैं। जैसे कि हमें नाम से भी पता चल रहा है कि इसमें जीन्स को हम लोग मॉडिफाई करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डीएनए में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। उसमें कुछ सेलेक्टेड जीन्स होते हैं जिसको कि हम लोग एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं ताकि हमें कुछ डिजायर्ड फीचर्स जो है इस नए ऑर्गेनिज्म में जो है वो मिल सकें। तो और जब यही इसी प्रकार से जब जीन्स को ट्रांसफर करके किसी प्लांट को उगाया जाता है, किसी फसल को उगाया जाता है तो हम लोग उसको जीएम क्रॉप्स का नाम जो है वो देते हैं। तो ये जो जीएम क्रॉप्स होते हैं इनमें उनके डीएनए उनमें जो है एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से एक नया डीएनए जो है उनके प्लांट सेल्स में जो है वो ट्रांसफर करते हैं जिससे कि हमें कई प्रकार के उनमें नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो जीएम क्रॉप्स होते हैं उनको जो है ड्रॉट रेजिस्टेंट बनाया जा सकता है, उनको जो है पेस्ट रेजिस्टेंट जो है वो बनाया जा सकता है एक कुछ नए जीन्स को ऐड करके। इसी प्रकार उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी इंक्रीज किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है राइस जो है उसमें उसमें उसको उसके जेनेटिकली उसको मॉडिफाई करके उसको जो है विटामिन ए में जो है और ज़्यादा जो है वो उसके विटामिन ई को ऐड करके उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को जो है वो और ज़्यादा बढ़ा गया है। इसी तरह एक राइस आता है जिसमें कि जिसको कि आयरन रिच बना दिया गया है ताकि जो एनीमिया की जो प्रॉब्लम है उससे लड़ने में मदद मिले। तो हम यहाँ देखते हैं कि आखिर किस प्रकार से जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं वो हमारे फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम को टैकल करने में मदद करते हैं। तो इसके क्या क्या मेरिट्स हैं हम एक नज़र उस पर डाल लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाई यील्ड उच्च उपज होती है। तो जितने भी जो जीएम क्रॉप्स होते हैं उनकी जो यील्ड है या फिर जो उनके जो उत्पादन जो है वो ज़्यादा होता है। छोटे से लैंड में जो है ज़्यादा हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है फूड यहाँ पे उगा सकते हैं क्योंकि इसकी यील्ड या हाई होती है। तो इससे जो इंडिया की जो ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है उनकी ग्रोइंग जो डिमांड है फूड को लेके उसको हम लोग को पूरा करने में मदद मिलेगी। तो अगर हम यहाँ पे स्टडी की देखें तो इंडिया में जो है केवल अगर हम जीएम क्रॉप्स की बात करें तो केवल जो है बीटी कॉटन को जो है अभी तक जो है अप्रूवल मिला है एज जो कमर्शियल उसके कल्टीवेशन के लिए। और जहाँ पे भी जो है बीटी कॉटन को जो है उगाया जा रहा है नई वेराइटी ऑफ कॉटन जो है बीटी कॉटन जो है जहाँ पे भी उगाया जा रहा है वहाँ पर जो है कॉटन की यील्ड को देखा गया है कि वो 30 से 80% तक जो है अधिक उत्पादन वहाँ पर हुआ है इन कंपैरिजन टू नॉन बीटी कॉटन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमें ये जो है ये किसी भी फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए का सामर्थ्य जो है वो रखता है। इसके बाद हम देखते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन फसल संरक्षण। तो यहाँ पर जो है जितने भी जो बीटी क्रॉप्स जो है उनको वो जो उनमें जो बीटी क्या है बीटी जो है ये एक उनमें जो है एक बैक्टीरिया होता है बैक्टीरिया जो है बेसिलस थुरिंजेंसिस उनसे जीन लेकर जो है सारे जो भी जीएम क्रॉप्स बनाए जा रहे हैं उनमें जो है ट्रांसफर किया जाता है जिससे कि जो है उनको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया जा सके उनको। तो ये जो बीटी होते हैं ठीक है ये जो बैक्टीरिया है बेसिलस थुरिंजेंसिस ये एक जो है जितने भी जो फसल होते हैं उसमें एक प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है जो कि ठीक है जो कि जितने भी जो पेस्ट होते हैं या फिर इंसेक्ट होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो टॉक्सिक होता है। तो ये जो जितने भी जो प्लांट्स होते हैं जीएम क्रॉप्स उनमें पेस्टिसाइड्स और उनमें जो है खुद से पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को डेवलप करने की जो है
डेवलप करने की उनमें जो है वो जो शक्ति है, उसके कारण जो है पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को कम करने के यूज़ को भी कम करने में जो है वो बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इससे जितने भी जो प्लांट्स में जो बीमारियां होती हैं उनको कम करने में मदद मिलती है। ये जो जीएम क्रॉप्स हैं, इनमें जो है वायरल डिसीजेस जो हैं उनको भी कम करने में मदद मिलती है, जिससे कि इन जो क्रॉप्स होते हैं जीएम क्रॉप्स, उनमें जो है डिसीजेस के जो इंसिडेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम देखे गए हैं, जिससे क्रॉप फेलियर होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और इसी कारण से जो है यहाँ पर जो है उनकी जो है जिसके कारण जो है जब उन्हें डिसीज़ नहीं होती तो उसकी जो यील्ड जो है, उपज जो है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं एड्रेस हिडन हंगर, ठीक है? अंतर्निहित भूख को जो है संबोधित करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया में हिडन हंगर जो है कई इंसिडेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो जीएम क्रॉप्स के अंदर जैसे कि हमने बोला है कि हम लोग डिज़ायर्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स जो होते हैं उनको डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है, जैसे कि है गोल्डन राइस, ठीक है? तो जो गोल्डन राइस जो है उसमें विटामिन ए रिच होता है, इसमें जो है बीटा कैरोटीन से जो है वो रिच होता है, जो कि हमारी विटामिन ए की डेफिशिएंसी को कम करने में जो है वो मदद मिलता है। तो ये हमारी जो हिडन हैंगर की जो प्रॉब्लम है उसको भी कम करने में मदद मिलता है, ठीक है? राइस जो है वो रिच जो रेड राइस है वो रिच इन क्या है, वो रिच इन आयरन है, ठीक है? तो इसमें जो है फेरिटिन को ऐड किया गया है, जिससे कि उसकी आयरन की जो है आयरन की जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो कॉम्पोजिशन है आयरन का, वो और ज़्यादा जो है बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि एनीमिया जैसी बीमारी से लड़ने में मदद मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं क्लाइमेट रेसिलियंस, जलवायु लचीलापन है। ये जितने भी जो जीएम क्रॉप्स होते हैं, ये जो है ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से भी जो है कंडीशन में भी जो है उनको जो है कल्टीवेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जो है ये ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं, इनको जो है एक्सट्रीम कंडीशन जो अगर कोल्ड है, हीट है, तो ये उसमें भी जो है विथस्टैंड करते हैं, जिसके कारण जो है ये अगर हम देखें तो जो है क्लाइमेट चेंज के आजकल क्लाइमेट चेंज के कारण जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उससे जो है इन पर जो है हीट का प्रभाव जो है वो कम पड़ता है, क्योंकि हमने देखा है कि क्लाइमेट चेंज जो है उससे जो है जो भी क्रॉप्स जो है उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो रही है, लेकिन जीएम क्रॉप्स में जो है इस समस्या को जो है एलिमिनेट करने में बहुत हद तक जो है वो मदद मिल सकती है। तो इसके कारण जो है हम लोग किसी भी एडवर्स कंडीशन में, एडवर्स हम कह सकते हैं एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में भी जो है क्रॉप्स को कल्टीवेट कर सकते हैं, उनकी क्रॉप यील्ड को जो है स्टेबल कर सकते हैं, ताकि हमारी फूड सिक्योरिटी में जो है वो मदद मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं रिड्यूस फूड वेस्टेज, खाद्य अपव्यय को जो है वो कम करता है। तो ये जो जीएम क्रॉप्स होते हैं इनकी शेल्फ लाइफ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो है फूड वेस्टेज या फिर हम कह सकते हैं कि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होता है उसको कम करने में मदद मिलती है, जो कि हमारी फूड सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक एडवांटेजेस टू फार्मर्स, किसानों को जो है आर्थिक लाभ मिलता है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है कि यहाँ पे उनकी फार्मर्स की इनपुट कॉस्ट, ठीक है, इनपुट कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि उन्हें पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स का जो है वो यूज़ नहीं करना है, ठीक है। यील्ड जो है उनकी हाई हो जाती है, जिसके कारण से जो है उनकी इनकम इंक्रीज होती है, उनकी इनकम इंक्रीज होती है। इनपुट कॉस्ट डिक्रीज होने के कारण भी जो है उनकी इनकम में जो है वो सकारात्मक रूप से प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। तो इस कारण से जो है फार्मर्स और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, ठीक। तो जब ऑफ सीजन होता है तो उसमें भी वो कई प्रकार के जो है वो क्रॉपिंग जो है वो कर सकते हैं। तो इसके कारण जो है हमारी फूड सिक्योरिटी में जो है वो और ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि फार्मर्स ही अगर इनकरेज नहीं होंगे तो फूड कौन उगाएगा। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेंथन फूड सप्लाई चेन, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को जो है मजबूत करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है क्रॉप फेलियर नहीं हो रहा, जिसके कारण से जो है जो भी रिक्वायरमेंट जो है फूड की, या फिर हम कह सकते हैं एज फूड एज अ रॉ मटेरियल, क्रॉप्स जो हैं उनकी सप्लाई को जो है हम लोग स्टेबल कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारी फूड सप्लाई चेन है उसको और ज़्यादा मजबूत करने में मदद मिलती है, और जिसके कारण जो है हमारी फूड सिक्योरिटी में और ज़्यादा मदद
मिलेगी। पर इसके साथ-साथ इसके बहुत सारे डीमेरिट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे एनवायरमेंटल रिस्क को या फिर पर्यावरणीय जोखिम को, जो कि हमें जीएम क्रॉप्स के साथ देखने को मिलता है। तो एनवायरमेंटल रिस्क में हम सबसे पहले समझेंगे प्रॉब्लम ऑफ सेकेंडरी वीड्स, ठीक है। द्वितीयक खरपतवारों की जो है समस्या है वो भी हमें देखने को मिल सकती है। तो जितने भी जो जीएम क्रॉप्स जो होते हैं उनमें वो जो है किसी स्पेसिफिक वीड्स के प्रति जो है के अगेंस्ट ही जो है वो रेजिस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके तो वो जो रेजिस्टेंट वो जो है स्पेसिफिक वीड के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन इसमें एक समस्या ये हो सकती है कि इससे ऐसे खरपतवारों या फिर वीड्स का जो है यहाँ पर खतरा बढ़ जाता है, जिसके लिए जो है ये जितने भी जो जीएम क्रॉप्स होते हैं वो उसके प्रति जो है वो टॉलरेंट नहीं होते। तो और ये जो नई वीड ऑफ नई स्पीशी है, ठीक है, न्यू स्पीशी ऑफ वीड जो है, तो ये जो है इसको कंट्रोल करने के लिए हमें और ज़्यादा जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ जो है वो केमिकल्स का जो है वो यूज़ करना होगा, जिससे कि सॉइल और वाटर क्वालिटी जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें जो है उसमें देखने को मिलेगा कि वो जो सॉइल जो है वो उसका जो है बहुत ज़्यादा जो है वो डिग्रेडेशन हो रहा है। तो इससे जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि सेकेंडरी वीड्स की जो समस्या जो है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। कि फॉर एग्जांपल अगर हम समझे तो यूएस में जो है एक हर्बिसाइड का यूज़ किया गया था, जिसका कि नाम था ग्लाइफोसेट, ठीक है। तो यहाँ पर यूएस में इसको यूज़ किया गया हर्बिसाइड का, लेकिन वहाँ पर ऐसी वीड की समस्या हो गई जो कि ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट थी। तो इसको अब कंट्रोल करने के लिए हमें और ज़्यादा केमिकल्स की ज़रूरत पड़ रही थी। तो इससे जो है यहाँ पर जो है सेकेंडरी वीड्स की समस्या जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको कि कंट्रोल करना और ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के लिए जो है ये खतरा बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जो जीएम क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, उनका जो है जब परागण जो होता है, हम कह सकते हैं कि नॉन जीएम क्रॉप्स या नॉन बीटी क्रॉप्स के साथ, तो इसके ज़रिए जो है यहाँ पर जो है जैव विविधता में जो है बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है। यहाँ पर पॉलिनेशन के ज़रिए जो है जीएम क्रॉप्स और जब नॉन जीएम क्रॉप्स के बीच जब पॉलिनेशन होता है, तो यहाँ पर जो है क्रॉस पॉलिनेशन जब होता है, तो उससे हमारे बायोडाइवर्सिटी का जो है वो बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो है दूसरे जो टारगेटेड क्रॉप्स भी नहीं हैं, उनमें भी जो है पॉलिनेशन के थ्रू जो है कुछ ऐसे जीन्स जो है वो पहुँच जाएंगे जो कि उनमें नहीं होने चाहिए था। तो जिसके कारण जो है यहाँ पर जो उनका जो नेचुरल एसेंस जो है वो कहीं ना कहीं जो है, या फिर हम कहेंगे जो उनका जो डीएनए जो होता है वो कहीं ना कहीं उसमें हमें म्यूटेशन देखने को मिल सकता है, जिससे कि हमारी जो क्रॉप स्पीशी डाइवर्सिटी जो है उस पर हमें नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं सॉइल डिग्रेडेशन की समस्या हो सकती है, जैसे कि ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करना जो सेकेंडरी वीड्स हैं उनके लिए, या फिर जो है हम देख सकते हैं कि जितने भी जो जीएम क्रॉप्स जो होते हैं उनमें जो सॉइल की जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको भी ये प्रभावित करता है, और जिससे कि लॉन्ग टर्म में जो हमारा जो सॉइल है उनके न्यूट्रिशन में कमी देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म में सॉइल की जो फर्टिलिटी जो है उसमें जो है हमें कमी देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ एनवायरमेंटल रिस्क जो है वो बने हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कॉर्पोरेट कंट्रोल, ठीक है। तो जितने भी जो ये जीएम क्रॉप्स के जो सीड हैं इनको हर साल जो है इसको खरीदना पड़ता है, और ये जो जीएम क्रॉप्स होते हैं ये कुछ कॉर्पोरेट्स के पास ही जो है, जिनके पास जो है यहाँ पे उनको बेचने के राइट्स है, जिनके पास इनको जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन कॉर्पोरेट्स के जो है हम लोग एक देख सकते हैं कि मोनोपोली होगी, जिससे कि आगे आने वाले वक्त में जो है ये सीड्स जो है वो और ज़्यादा जो है वो हाई कॉस्ट पर जो है वो बिक सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे जो फार्मर्स की जो यहाँ पर जो एक्सेस है सीड्स तक, बीटी सीड्स तक जो फार्मर्स की पहुँच है वो कहीं ना कहीं जो है उस पर जो है असर हमें देखने को मिल सकता है, और हमारे जो फार्मर्स है उनकी इन कॉरपोरेट जो फर्म्स हैं जो कि सीड्स बेच रही हैं उन पर उनकी डिपेंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कॉस्ट इनफेक्टिव है, क्योंकि बीटी क्रॉप्स या फिर
जीएम क्रॉप्स जो हैं उनके लिए बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे जब भी जो है हाई कॉस्ट जब होगी तो उससे जो है सीड्स की कॉस्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो इसके कारण जो है फार्मर्स के लिए लॉन्ग टर्म पे जो है ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो नहीं रहेगा। और इसी के साथ-साथ हमने जो है कई जगह पर ऐसा भी देखा है कि जहाँ पर जो है जीएम क्रॉप्स को जो है ये उगाया जा रहा था, तो वहाँ पर जो है सॉइल की जो है क्वालिटी जो है वो कहीं न कहीं डिग्रेड हुई है, जिससे कि जो है फार्मर्स को सॉइल को फिर से फर्टाइल करने के लिए जो और ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ी और ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ा था, ठीक है? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो फार्मर्स पे जो इसका जो किसान पर जो इस पर जो है कई जगह जो है नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। एक जो है कमिटी जो है बनाई गई थी, गठन किया गया था, उसने ये पाया है कि कॉटन जो बीटी कॉटन जो है कि ओनली कमर्शियल जो जो क्रॉप है इंडिया में, ठीक है? बीटी क्रॉप जो है वो कॉटन है। तो जो कॉटन प्रोडक्टिविटी जो है शुरुआती दौर में तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी, लेकिन बाद में ऐसा देखा गया कि इसको कॉटन का जो बीटी कॉटन जो है, इसके लिए जो है इनपुट कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बाद में इंक्रीज़ हुई थी और इसकी यील्ड जो है वो बाद में जो है और ज़्यादा जो है वो उस मतलब कि जो पहले के मुकाबले जो है उसमें कम देखी गई थी। तो यहाँ पे फार्मर्स पर जो है उनकी लाइवलीहुड पे जो उनकी स्टेबल इनकम जो है उस पर कहीं न कहीं हमें देखना वो उस पर जो है कहीं न कहीं खतरा जो है वो बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं एथिकल कंसर्न बहुत सारे जो है यहाँ पर एथिकल नैतिक चिंताएँ भी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो यहाँ पर जब हम लोग अगर कोई भी ह्यूमन जो होता है अगर वो जीएम क्रॉप अगर वो कंज्यूम करता है तो उसके अंदर भी जो है वो कुछ ना कुछ नए जीन्स जो है वो जो है ट्रांसफ़र होते हैं, जिसके कारण जो है कई सारे जो है डिसीज़ेस का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है जो ह्यूमन अगर जीएम क्रॉप्स को अगर यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो कुछ एंटीबायोटिक्स के प्रति जो है वो इम्यून हो जाएँ। इसके बाद हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ कैंसरस सेल्स, ठीक है? कैंसर जैसा कि हम लोग जानते हैं वो जब डीएनए में जब म्यूटेशन होता है तो उसके कारण ही जो है वो कैंसर जैसी बीमारी जो है वो पैदा होती है। ले और जब ये हम नया जीन जो है अगर हम उसको जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जीएम फूड में, तो वो जब हम कंज्यूम करेंगे तो उससे हमारी बॉडी में भी जो है म्यूटेशन का खतरा जो है वो बढ़ सकता है, तो जिसके कारण जो है कैंसर का खतरा और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो यहाँ पर जो है इसके जो जीएम क्रॉप्स जो हैं उनके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट जो है अभी भी जो है वो अननोन है, जिसके कारण लोगों में बहुत सारे जो है यहाँ पर उन संशय बना हुआ है कि उसको कंज़्यूम करने के लिए, इसीलिए जो है उसका बहुत जगह जो है वो प्रतिरोध भी हो रहा है जीएम क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो इसमें हम लोग आगे क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कुछ रेगुलेटरी रिफॉर्म्स या फिर नियामक सुधार जो है वो करने होंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो जीईएसी, ठीक है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेज़ल कमिटी जो है ये जीएमओज़ जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं उनको रिलीज़ और लार्ज स्केल यूज़ के लिए अप्रूवल देने का काम जो है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेज़ल कमिटी ही देती है। तो इसमें जो है इस पूरे इंस्टीट्यूशन में कुछ रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, जैसे कि जीईएसी के फंक्शन को जो है और ज़्यादा बेहतर करना होगा। इसके जो है इसमें ट्रांसपेरेंसी और सेफ्टी मेजर्स का जो है वो और ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ये जो जीईएसी है इसको पहले जो जितने भी जो जीएम क्रॉप्स हैं उनका एक जो है एक इंडिपेंडेंट रूप से जो है इम्पैक्ट को असेस करना होगा, तभी इसको जो है मार्केट में इसके मार्केट या फिर हम कह सकते हैं कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए जो है इसकी अप्रूवल देनी होगी। और जीईएसी में ज़रूरी है कि जो है इसको एक्सपर्ट्स के द्वारा जो है वो हेड किया जाए, जैसे कि जो बायोटेक्नोलॉजी में जो है एक्सपर्ट है उनके द्वारा जो है हेड करना चाहिए, किसी सिविल सर्वेंट्स के द्वारा नहीं, ताकि जितनी भी जो पॉलिसीज़ हैं उसको उस तरीके से देख सकें कि इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और बायोटेक्नोलॉजी में अगर कोई एक्सपर्ट होगा तो वो उसके इम्पैक्ट को जो है बेहतर तरीके से असेस कर सकते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं फील्ड ट्रायल्स, क्षेत्र परीक्षण करना होगा। जैसे कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट ने भी कहा था कि जितने भी जो जीएम क्रॉप्स जो है, इनकी जितनी भी जो रिसर्च और डेवलपमेंट जो है, वो जो है एक अलग से जो है लैब में करनी चाहिए, ना कि जो है किसी भी जाके फील्ड में। ठीक है, तो जितनी भी जो अगर फील्ड में कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी क्रॉप को लेकर हो भी रही है, तो उसे प्रभावी रूप से जो है वो डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, ताकि इसका जो अगर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट है वो अन्य क्रॉप या फिर अन्य जीव जंतु तक वो ना पहुंच पाए। इसके बाद हम देखते हैं जीएम फूड लेबलिंग। जीएम खाद्य लेबलिंग करनी बहुत ही जरूरी है। जितने भी जो जीएम प्रोडक्ट्स जो हैं मार्केट में उपलब्ध, उन पे जो है लेबल करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से जो है वो बने हुए हैं, ताकि जो है जितने भी जो कंज्यूमर्स जो हैं वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके, इन्फॉर्म्ड अपनी परचेज कर सकें। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स। जीएम फसलों पर जो है एक राष्ट्र नीति होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी जो भी जीएम क्रॉप्स जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1980 के अंतर्गत जो है यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि यहाँ पर एक नेशनल पॉलिसी जीएम क्रॉप्स के ऊपर लेके आए, एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की जरूरत है। ठीक है, जो कि रिसर्च, उसकी डेवलपमेंट, उसकी कल्टीवेशन, ट्रेड, कॉमर्स सबको जो है वो रेगुलेट करे। तो इसके लिए हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की जरूरत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जीएम क्रॉप्स जो है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है कि हो फूड सिक्योरिटी और फार्मर इनकम को बढ़ाने में, और जितने भी जो क्लाइमेट चेंज से क्लाइमेट चेंज के वजह से जितने भी जो हमारे जो प्रोडक्टिविटी पे जो असर पड़ रहा है, उससे डील करने के लिए जीएम क्रॉप्स जो है, इनमें बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ही ज़्यादा जो है पोटेंशियल है। लेकिन हमें एक डिटेल्ड असेसमेंट करना होगा, डिटेल इम्पैक्ट असेसमेंट करना होगा बिफोर जो है मार्केट में उसको रिलीज करने के लिए, बिफोर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो है रिलीज करने के लिए। अगर हम देखें तो जैसे कि बीटी कॉटन जो है, ठीक है, बीटी कॉटन जो है ओनली कमर्शियल बीटी क्रॉप है जिसको कि इंडिया में मान्यता दी गई है। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये भी हमारे फूड चेन में जो है आ चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉटन सीड ऑयल जो है, यहाँ पर अगर हम देखें महाराष्ट्र और गुजरात में जो है कॉटन सीड ऑयल बनाया जा रहा है, जो कि बीटी कॉटन से ही जो है वो बनाया जा रहा है। तो अगर हम उसे कंज्यूम करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे फूड चेन में तो आ ही चुका है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा उसको असेस करना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारा अगला क्वेश्चन है पेपर नंबर 4 से, और क्वेश्चन है डिफाइन एटीट्यूड, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड एंड हाउ आर दे फॉर्म्ड। अभिवृत्ति को परिभाषित करें, अभिवृत्ति के कार्य क्या हैं और वे कैसे बनते हैं। तो एटीट्यूड को हम अभिवृत्ति, मनोवृत्ति या फिर दृष्टिकोण भी कहते हैं। तो अगर हम अभिवृत्ति को समझे तो ये हमारी एक सीखी हुई प्रवृत्ति होती है, जो हमें किसी भी चीज, ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन, इशू के प्रति जो है हमें मूल्यांकन करने में जो है वो मदद करती है। तो अगर हम कैट्स जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके अनुसार जो है एटीट्यूड जो है या फिर अप्रति पे किसी वस्तु या वस्तु के फर्क के प्रति लगातार अनुकूल या प्रतिकूल तरीके से प्रतिक्रिया करने की सीखी हुई प्रवृत्ति है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है हमारी सीखी हुई प्रवृत्ति, मतलब कि हमारे ये पास्ट एक्सपीरियंस से जो है, पास्ट एक्सपीरियंस या फिर पास्ट हमने जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन गैदर की है उसके उस पर बेस्ड जो है हमारा किसी भी इश्यू, ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन के प्रति हम किस प्रकार से जो है बिहेव करते हैं, किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, वो हमारी जो है वो जो हमारी टेंडेंसी होती है उसी को एटीट्यूड कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि फेवरेबल और अनफेवरेबल वे, तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि एटीट्यूड जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और साथ साथ न्यूट्रल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमारे पॉलिटिकल व्यूज के बारे में पूछे, ठीक है, तो हम लोग जो है लेफ्टिस्ट भी हो सकते हैं, राइटिस्ट भी हो सकते हैं, या फिर हमारा व्यूज जो है वो न्यूट्रल भी हो सकता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि एटीट्यूड जो है ये समय के साथ जो है वो बदलता भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें तो यहाँ पर हम किसी भी व्यक्ति जो कि एक स्ट्रेंजर है, ठीक है, जब जो व्यक्ति जो है स्ट्रेंजर है उसको उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो व्यक्ति के प्रति जो है हमारा दूसरा एटीट्यूड होगा। लेकिन अगर हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसे और ज़्यादा जान जाते हैं तो हमारा एटीट्यूड जो है उसके प्रति बदल भी सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अभिव्यक्ति के 3 घटक हैं। सबसे पहला जो है अफेक्टिव, इमोशनल, या फिर इसको हम लोग भावनात्मक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट जो है
एटीट्यूड ऑब्जेक्ट तो उसके प्रति हम किस प्रकार से जो है वो फील करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लें डॉग, तो हम उस डॉग को देख के हम किसी व्यक्ति के अंदर जो है वहाँ पे डर हो सकता है, तो वो डॉग को देख के जो है अफ्रेड हो सकता है। तो ये जो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट जो है डॉग, उसके प्रति जो है हमारी फीलिंग कैसी है, वो अफ्रेड की है, डर की है। तो ये जो है ये अफेक्टिव कंपोनेंट में आएगा। इसके बाद हम देखते हैं बिहेवियर कंपोनेंट या फिर व्यवहारिक कंपोनेंट। तो ये भी जो भी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग जब भी देखते हैं तो हम किस प्रकार से जो है बिहेव करते हैं, किस हमारा व्यवहार किस तरीके से होता है। तो जो व्यक्ति जो है डॉग से बहुत ज़्यादा डरता है तो वो क्या करेगा, डॉग को अवॉइड करेगा। ठीक है, तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी, वो अवॉइड करेगा। तो अब वो उस रास्ते पे नहीं जाएगा जहाँ पर के डॉग्स होते हैं। ठीक है, तो अवॉइडेंस जो है उसके बिहेवियर में आ गया है। इसके बाद हम देखते हैं कॉग्निटिव या फिर संज्ञानात्मक। तो यहाँ पर जो है जो भी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है उसके प्रति जो है हम लोग और ज़्यादा जो है रीजंस इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, जो कि हमारे थॉट्स और बिलीव्स को और ज़्यादा जो है वो मजबूत करता है। तो इसके बाद हम देखते हैं अभिवृत्ति के क्या-क्या कार्य होते हैं, फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे इसमें नॉलेज फंक्शन, ज्ञान कार्य, हम इसको जो है ज्ञानात्मक कार्य भी कहते हैं। ठीक है, ज्ञानात्मक कार्य कहते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें तो यहाँ पर जो है हमारे एटीट्यूड जो होते हैं वो हमें नॉलेज प्रदान करते हैं हमारे ये पास्ट एक्सपीरियंस से। ठीक है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस की जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन जो है उसको हम लोग यहाँ पर गैदर करते हैं, और जो कि हमें किसी भी निर्णय लेने तक जो है वो मदद करता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम किसी व्यक्ति के एटीट्यूड को हम लोग समझ जाते हैं, ठीक है, कि उसके अगर हमें नॉलेज होती है किसी व्यक्ति के इन लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स की, अगर हमें पता है कि वो किसी सिचुएशन में किस तरीके से जो है वो बिहेव करेगा, तो हमारे उस सिचुएशन पे कंट्रोल जो है वो और ज़्यादा जो है वो बेहतर हो जाता है। तो एटीट्यूड जो है उसका जो है वो हमें नॉलेज फंक्शन में जो है वो बहुत ज़्यादा मदद करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल कि ये ना हमारे जो है कि हमें जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी जो है वो बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है हमारा एटीट्यूड। देख जैसे कि हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसमें हमने देखा है कि यहाँ पर बिल्डिंग कोड्स जो हैं उसका ठीक से जो है अगर यहाँ पे लोग अध्ययन नहीं करते तो उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो जाता है अर्थक्वेक के दौरान। तो यहाँ पर जो है हमें जो है आने वाले हम लोग ये समझ आते हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस से इस वजह से जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान उठाना पड़ा था। तो हम आगे के लिए जो है और ज़्यादा जो है वो सचेत हो जाते हैं, और हम लोग जो है अपने पहले से ही जो है एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेके चलते हैं, ताकि जो है हम लोग जो किसी भी आने वाले खतरे को जो है हम लोग मिटिगेट कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं ईगो डिफेंसिव फंक्शन, अहंकार रक्षात्मक कार्य। तो यहाँ पर ये जो हमारे एटीट्यूड्स जो होते हैं ये हमारे जो है सेल्फ एस्टीम को, ठीक है, सेल्फ एस्टीम की रक्षा करते हैं, और किसी भी प्रकार से के हमारे जो इमोशनल असुविधा होती है उससे हमें बचाते हैं। हम ऐसे बिलीफ्स जो हैं वो डेवलप करते हैं जो कि हम जिससे कि हम लोग खुद ही जो है वो अच्छा फील करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बच्चा है, अगर वो जो है वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो पूरी पढ़ाई के जो सिस्टम है उसको ही जो है वो उसमें फॉल्ट निकालने लगता है कि ये पढ़ाई जो है आगे कहीं काम तो आनी नहीं है, तो पढ़ने का फ़ायदा ही क्या है। ठीक है, तो इससे वो जो है अपनी ईगो को डिफेंस कर रहा है, बाहर की जो आलोचना हो रही है उसके लिए, तो उसको जो है वो कम करने में उससे मदद मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं वैल्यू एक्सप्रेशन, मूल अभिव्यक्ति। ये किसी भी व्यक्ति को उसके वैल्यूज़, उसके बिलीव्स को एक्सप्रेस करने की जो है अनुमति देता है। हम लोग कई बार जो है बहुत सारे जो है किसी ग्रुप से एसोसिएट हो जाते हैं जो कि हमारे अभिव्यक्ति को जो है वो दर्शाता है। फॉर एग्जांपल जो है अगर हम देखें तो अगर कोई इन्वायरमेंटलिस्ट है, ठीक है, एनवायरमेंटलिस्ट अगर जो है तो वो जो है वो पेड़ काटने के विरोध में बात करेगा, वो जो है वेजिटेरियन होने की बात जो है वो करते हैं। ठीक है, तो वो अपनी हमारी जो पर्सनल बिलीव्स हैं उसे हम जो है एक्सप्रेस करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन, वाद्य या फिर सहायक कार्य। तो यहाँ पे जो है हमें जो हमारा एटीट्यूड जो है वो हमें सिखाता है कि क्या चीज़ जो है वो रिवॉर्डिंग है, उसके प्रति हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, और जो चीज़ जो हमें पनिशमेंट या फिर किसी भी प्रकार की असुविधा देता है तो उसके प्रति जो है हमारा नकारात्मक व्यवहार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा एटीट्यूड हमें ये मदद करता है कि हम किस प्रकार से चीज़ों को चूज़ करते हैं। अगर हम पॉजिटिव किसी चीज़ को देखते हैं
देखते हैं तो उसके प्रति हमारी पॉजिटिव प्रतिक्रिया होती है। और अगर हमारा एटीट्यूड किसी के प्रति नेगेटिव में है तो हमारी प्रतिक्रिया भी जो है वो नेगेटिव होती है। इसके बाद हम देखते हैं सोशल एक्सेप्टेंस, सामाजिक स्वीकृति में भी जो है बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। ये एटीट्यूड जो है हम इस तरीके से अपना पूरा एटीट्यूड जो है वो बना लेते हैं जिससे कि हमें जो है सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जा सके, जिससे कि जो हमारा जो ग्रुप है सोशल ग्रुप में जो है हमें जो है एक्सेप्ट किया जा सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो कोई टीनेजर जो है अगर उसे जो है वहाँ पार्टीज़ में जाना नहीं पसंद है, लेकिन उसका जो है वहाँ पे उसके फ्रेंड्स जो है वो बहुत ज़्यादा मजाक बनाते हैं, तो इसलिए वो जो है वो पार्टीज़ में जाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर जो है एटीट्यूड हमारे जो है एक सोशल एक्सेप्टेंस का भी जो है वो कार्य करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एटीट्यूड जो है वो बनते किस तरीके से हैं, अभिव्यक्ति जो है वो बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले है हमारे प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। तो हमारा एक्सपीरियंस जिस चीज़ को हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं उसके प्रति हमारे जो है एटीट्यूड जो है वो डेवलप होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम समझे कि अभी जो पहलगाम में अटैक हुआ है, ठीक है, तो अभी जो वहाँ पर जो लोग उपस्थित थे उनसे अगर हम पूछें तो वहाँ पर जो उनके जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो हुआ है उसको लेके उनका कश्मीर के प्रति जो है बहुत ही ज़्यादा जो है नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो डेवलप हो गया है। तो एटीट्यूड जो है हमारे डायरेक्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है उससे जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। और यहाँ पर जो है जितने भी जो इमोशनली अराउजिंग जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारा एटीट्यूड जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। ठीक है, तो जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या फिर जिस भी अगर किसी सिचुएशन में हम लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं तो वहाँ पे जो है हमारा उस चीज़ को लेके जो है एटीट्यूड जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद हम देखते हैं डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, प्रत्यक्ष निर्देश से भी जो है हमारे एटीट्यूड को बदला जा सकता है। यहाँ पे जो है सरकार द्वारा कई बार जो है वो निर्देश दिए जाते हैं जिसको कि हम लोग अपने रोज़ाना की दिनचर्या में जो है उसको जो है अमल करते हैं और उस प्रकार से हमारे एटीट्यूड जो है वो डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कोविड-19 के दौरान जो है यहाँ पे हाइजीन पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान देने को कहा गया था। तो उसी प्रकार से जो है हमारा एटीट्यूड जो है हाइजीन को लेके हम लोग बहुत ही ज़्यादा जो है वो सचेत हो गए हैं कोविड-19 के बाद से। ठीक है, तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से भी हमारे एटीट्यूड को जो है वो बदला जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं फेमिलियरिटी या फिर परिचितता। जिस भी चीज़ों से हम लोग ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं उसके प्रति जो है हम लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, ये जनरली जो है जो फेमिलियरिटी जो है ये जनरली जो है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने में जो है वो मदद करता है। तो अगर जैसे कि हमने बात की थी कि किसी भी स्ट्रेंजर को लेके, ठीक है, अगर हमारे अंदर कोई नेगेटिव एटीट्यूड है तो जिस प्रकार अगर आगे जानकर हम उससे ज़्यादा और ज़्यादा हम परिचित होते हैं, उसके बारे में हम लोग और ज़्यादा जानते हैं तो हमारा एटीट्यूड जो है वो कई बार जो है वो पॉजिटिव भी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रुप इन्फ्लुएंस, समूह का प्रभाव। हम जिस भी फैमिली का पार्ट है, हम जिस भी सोशल सर्कल का पार्ट है, हमारे फ्रेंड्स जैसे हैं, हमारा कल्चर जैसे है, उसका भी प्रभाव जो है हमारे एटीट्यूड पे पड़ता है। तो ग्रुप एक्सेप्टेंस के लिए हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो जिस तरीके से हमारी फैमिली में जो भी हमारे वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, उनका एटीट्यूड किसी ऑब्जेक्ट के प्रति जिस तरीके से होगा वही जो है हमारा एटीट्यूड जो है वो डेवलप हो जाता है। तो हमारी फैमिली पीयर ग्रुप भी जो है हमारे एटीट्यूड को बनाने में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। इसके बाद है रीजनिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, तर्क या फिर सूचना एकत्रीकरण। जब भी हम किसी इशू के बारे में, ठीक है, और ज़्यादा जो है पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं तो उसके बाद जो है हमारा उसके प्रति कई बार जो है एटीट्यूड जो है वो बदल जाता है। एटीट्यूड हमारा फॉर्म होने में भी जो है वो बहुत ज़्यादा मदद करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम क्लाइमेट चेंज के बारे में जितना अधिक समझेंगे उतना ज़्यादा हम लोग पेड़ों के महत्व को समझेंगे, उतने ज़्यादा जो है अगर हम क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ते हैं तो उतने ज़्यादा जो है हम लोग कार पूलिंग को जो है और ज़्यादा जो है प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, ताकि जो है कार्बन एमिशन को जो है वो कम किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं फैमिली, परिवार। तो हम यहाँ पे ग्रुप इन्फ्लुएंस की हमने बात कर ही ली है। फैमिली जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है हमारे एटीट्यूड को डेवलप करने में जो है बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं बहुत सारे जो है अभिव्यक्ति निर्माण के जो है सिद्धांत भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो उसमें है क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। तो ये जो है क्लासिकल कंडीशनिंग का जो सिद्धांत था ये आइवन पावलोव, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके द्वारा जो है वो दिया गया था।
इसमें 2 स्टिमुलस होते हैं जिसको कि आपस में पेयर कराया जाता है ठीक है। तो एक जो होता है ये एक कंडीशनड स्टिमुलस होता है और एक होता है न्यूट्रल स्टिमुलस, ठीक है। तो इन दोनों को पेयर कराया जाता है जिससे कि न्यूट्रल स्टिमुलस जो है उसको जो है उसको जो है हम लोग और ज़्यादा जो है इसमें न्यूट्रल स्टिमुलस को जो है हम लोग और स्ट्रेंथन करने में जो है मदद मिलती है। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक स्टडी की गई थी जिसमें कि एक जो है मदर थी और एक बच्चा था, ठीक है। उन दोनों को साथ में बिठाया गया था। तो ये देखा कि कोई भी जब एथनिक ग्रुप का, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जब ये मदर देखती थी तो वो जो है अपनी भौहें चढ़ा लेती थी। तो बच्चे ने कई बार ये देखा, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रल स्टिमुलस था, ठीक है, एथनिक ग्रुप के ये जो भी व्यक्ति था वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, लेकिन उसने देखा कि उसकी मदर जो है वो फ्राउन करती है उस व्यक्ति को देख के। तो उस बच्चे में, ठीक है, उस एथनिक ग्रुप के व्यक्ति के प्रति जो है वो एक नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो डेवलप हो गया। तो ये होती है क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस होता है, एक न्यूट्रल स्टिमुलस होता है और जो है न्यूट्रल स्टिमुलस को जो है फिर हम लोग और ज़्यादा जो है वो रीइंफोर्स करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ऑपरेंट या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ऑपरेंट इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या फिर इसको क्रिया प्रसूत अनुबंध भी कहा जाता है। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल से मतलब है कि जो भी कार्य बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता है उसके प्रति हमारा जो है पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, और जो उस कार्य के प्रति हमें जो है पनिशमेंट मिलती है तो उस कार्य के प्रति जो है हमारा नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो डेवलप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझे तो ये बच्चों के एग्जाम्पल से हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर बच्चों को जो है पढ़ाई करने के बाद अगर उनको रिवॉर्ड दिया जाता है तो उनका पढ़ाई के प्रति जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो ये जो सिद्धांत था ये BF स्किनर द्वारा जो है वो दिया गया था। तो ये किसी भी व्यवहार को उसके परिणामों के आधार पर जो है वो सीखा जा सकता है। तो यहाँ पर उसको पुनर्बलन मिला या किसी भी कार्य को करके या फिर उसको दंडित किया गया, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो है यहाँ पे जो है जो किसी भी व्यवहार को जो है यहाँ पे सिखाया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, अवलोकनात्मक अधिगम, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग दूसरे लोगों को जो है ऑब्जर्व करते हैं और हम लोग चीज सीखते हैं। तो यहाँ पर जो है रोल मॉडल्स जो होता है उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पे जिसको भी हम रोल मॉडल देखते हैं उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और वो किस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, उनके जो है व्यूज क्या है लोगों दूसरे इशू के प्रति, तो वो हम लोग जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इससे भी जो है एटीट्यूड को सीखा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके बाद जो है एक जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो कार्य करते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स जो है वो हमारे लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स पे जो है वो बहुत ज़्यादा असर डालते हैं, ऐसा स्टडी में जो है कई स्टडीज़ में देखा गया है। तो ये जो अभिव्यक्ति है वो किसी भी व्यक्ति के विचारों को, इमोशंस को या फिर बिहेवियर को जो है एक बिहेवियर का जो है एक संगठित ढांचा है जो किसी वस्तु, व्यक्ति, समूह या स्थिति के प्रति उसकी प्रतिक्रिया या फिर हमारे बिहेवियर को जो है वो गाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर नंबर 5 से। क्वेश्चन है व्हाट मेजर्स हैज द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड टू कॉम्बैट साइबर क्राइम। साइबर अपराधों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले थोड़ा सा अगर उत्तर प्रदेश का डेटा देखें तो उत्तर प्रदेश जो है साइबर अपराध के मामलों में देश में 8वें स्थान पर है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यूपी में जो है 2020 में जो साइबर अपराध जो है 11,000 के करीब थे, वो 2021 में कुछ घट के जो है 8,800 हो गए थे करीब, और 2022 में जो है ये फिर से बढ़कर जो है 10,117 मामले जो है दर्ज किए गए हैं साइबर अपराध के मामले, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे जो है यूपी गवर्नमेंट ने जो है इस बढ़ते हुए साइबर अपराध के या फिर जो इतने व्यापक रूप से जो प्रदेश में साइबर अपराध हो रहे हैं उनसे निपटने के लिए क्या क्या जो है वो पहल की है। तो सबसे पहले अगर हम समझें तो सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश सरकार है उन्होंने उत्तर प्रदेश साइबर पुलिस स्टेशन को जो है स्थापित किया है। ये अभी जो है 18 रीजन्स में जो है इसको डेवलप किया गया है और इसको बढ़ा करके बोला गया है कि 57 जो है ये साइबर पुलिस स्टेशन जो है और डेवलप किए जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि इससे जो है प्रदेश के हर जिले में एक साइबर पुलिस स्टेशन जो है वो स्थापित किया जाएगा। तो और ये जितनी भी जो
पुलिस स्टेशन जो है यहाँ पर जो है 25 जो है पोस्ट होंगी यहाँ पे ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ की। तो ये जो अन्य जो पहले से 18 तो काम कर ही रहे थे, ऑपरेशनल थे, इसमें जो 57 अन्य जो स्थापित किए जा रहे हैं, इससे 1425 पोस्ट जो हैं वो और ज़्यादा क्रिएट होंगे, जिससे कि साइबर थ्रेट से निपटने में हमें बहुत ज़्यादा जो है वो मदद मिलेगी। तो ये जो साइबर पुलिस स्टेशन जो है, इनके अंतर्गत ही जो है एक साइबर सेल का जो है वहाँ निर्माण किया जाएगा, ताकि ताकि जो है जो साइबर क्राइम्स के जो इन्वेस्टिगेशन को जो है वो और ज़्यादा अच्छे ढंग से किया जा सके, ठीक है। और जितने भी जो अवेयरनेस कैंपेन्स जो होते हैं वो भी इन्हीं साइबर सेल्स के द्वारा जो है वो चलाए जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन जो है, साइबर क्राइम अपराध रिपोर्टिंग हेल्पलाइन को जो है यहाँ पर सेटअप किया गया है, जो कि एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर है जिस पर कि कोई भी व्यक्ति जिसके साथ साइबर क्राइम हुआ है, तो वो अपने जो भी क्राइम है उसको जो है वहाँ पर रिपोर्ट कर सकता है। वहाँ पे जो है हेल्पलाइन नंबर पे जो है कॉल करके जो है वो असिस्टेंस ले सकता है, और जो है अपने साइबर इंसिडेंट को साथ ही साथ जो है वो रिपोर्ट भी कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल। तो ये एक ऑनलाइन पोर्टल जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है वो स्थापित किया गया है, जिसमें कि जो है इंडिविजुअल्स जो हैं जो साइबर इंसिडेंट्स होते हैं उनको जो है वहाँ पर जाके रिपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर जो है, और ये जितने भी जो यहाँ पे इंसिडेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं, उस पर जो है तुरंत ही जो है जो भी जितने भी जो क्रिमिनल्स जो होते हैं उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जन जागरूकता अभियान है। तो सरकार द्वारा जो है पब्लिक अवेयरनेस का जो है कैंपेन चलाया जा रहा है। तो बहुत सारी जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज प्लस जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो हैं, उनकी मदद से जो है पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो चलाया जा रहा है, ताकि जो है यहाँ के सिटीजन्स जो हैं उनको एजुकेट कर सके, उनको जो है साइबर रिस्क के बारे में बता सकें, ताकि जो है वो जितना भी जो डिजिटल स्पेस जो है उसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से जो है वो उसका यूज़ करें। उनका जो डिजिटल बिहेवियर है उसको और ज़्यादा बेहतर करने के लिए जो है पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स जो है वो चलाए जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, तो इनके साथ मिलकर जो है यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, लोगों को साइबर थ्रेट्स के और बारे में और ज़्यादा बताया जा रहा है। वर्कशॉप्स हैं, सेमिनार्स हैं, ये कंडक्ट किए जा रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो है बेस्ट साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को जो है वो लेकर के आया जा सके। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसने जो है एजुकेशन में भी जो है मतलब कि स्कूल करिकुलम में जो है बहुत जो साइबर सिक्योरिटी के बारे में जो अवेयरनेस प्रोग्राम है उस पर भी जो है जोर दिया है। और इसके अंतर्गत जो जितने भी जो साइबर एक्सपर्ट्स जो हैं उनको जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं, या फिर जो मास्टर ट्रेनर्स जो हैं वो स्कूल में जाते हैं और वहाँ के प्रिंसिपल्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको एजुकेट करते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जितनी भी जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में जो जितने भी जो थ्रेट्स जो हैं या फिर जो रिस्क जो है उसको कम करने में मदद मिलेगी। यहाँ पे लोगों को साइबर रिस्क के बारे में बताया जाता है, ताकि वो जो लोग जो हैं वो और ज़्यादा सतर्क हो सकें ऑनलाइन जितने भी जो है फ्रॉड हो रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण है। जितने भी जो यहाँ पर जितने भी जो पुलिस पर्सनल हैं, जो भी साइबर क्राइम से जो डील करने के लिए है, तो उनके जो है प्रशिक्षण पर और ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। उनके क्षमता निर्माण पर जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ताकि वो पूरे साइबर क्राइम के ट्रेंड को समझ सकें, उनकी इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से करनी है उसको जो है उनमें उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है। और बढ़ते जो नए नए जो है साइबर थ्रेट्स जो हैं
उसको किस तरीके से इफेक्टिवली डील करना है, इसमें उनको जो है यहाँ पे प्रशिक्षण जो है वो दिया जा रहा है, ताकि जो है हमें जो है साइबर क्राइम को टैकल करने में और ज़्यादा जो है वो मदद मिले। इसके बाद हम देखते हैं साइबर सुरक्षा अवसंरचना विकास, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो साइबर सिक्योरिटी लैबोरेटरीज जो हैं उनका निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर जो है साइबर सिक्योरिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स जो हैं उनका निर्माण किया जा रहा है, ताकि जो है हमें साइबर रिस्क से जो है निपटने में और ज़्यादा बेहतर मदद मिले। इसी के साथ-साथ बहुत सारे जो है जो राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं या फिर राष्ट्रीय एजेंसीज़ जो हैं, ठीक है? राष्ट्रीय एजेंसीज़ जो हैं उनके साथ जो है जो प्रदेश सरकार द्वारा जो है कोलैबोरेट किया जा रहा है, ताकि जो है एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच जो है उसके थ्रू हम लोग साइबर क्राइम से डील कर सकें। तो बहुत सारी जैसे कि यहाँ पे नेशनल एजेंसीज़ हैं, जैसे कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर है, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन है। तो इन सब के साथ जो है कोलैबोरेट किया जा रहा है, ताकि जो है इस साइबर क्राइम से हमें जो है निपटने में मदद मिले। तो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है कई प्रकार से जो है जैसे कि हमने देखा कई प्रकार के कदम उठाए गए हैं। तो जैसे कि सब जगह जो है पुलिस साइबर क्राइम स्टेशन जो है उसको हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एस्टैब्लिश किया जा रहा है। यहाँ पर जो है एजुकेशन, लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, लॉ एनफोर्समेंट को और ज़्यादा जो है मजबूत किया जा रहा है, ताकि यहाँ पे जो प्रदेश के जितने भी जो सिटीजन्स हैं उनको एक सेफ डिजिटल स्पेस या फिर सेफ डिजिटल एनवायरनमेंट जो है वो प्रदान किया जा सके। हमारा अगला क्वेश्चन है पेपर नंबर 6 का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल डिग्रेडेशन इन उत्तर प्रदेश, हाईलाइट द स्टेप्स टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू इंप्रूव सॉइल हेल्थ। उत्तर प्रदेश में मृदा क्षरण के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान करें, मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालें। तो अगर हम सॉइल डिग्रेडेशन की बात करें तो मृदा की उर्वरता और उत्पादकता की कमी को ही जो है मृदा क्षरण कहा जाता है। अगर हम उत्तर प्रदेश के सिनारियो परिदृश्य पर ध्यान दें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राज्य का टोटल 241, ठीक है, राज्य का 241.70 लाख हेक्टेयर लैंड जो है उसमें से 120.44 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है वो सॉइल इरोजन से जो है वो प्रभावित है। तो यहाँ पर हम देखते हैं करीब जो है 50% ऑफ द स्टेट का जो लैंड है वहाँ पर जो है सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम जो है वो बनी हुई है। और ये जो 120.44 लाख जो हेक्टेयर में से जो है 73.53 लाख हेक्टेयर जो है भूमि का जो है जल के कारण, ठीक है, वाटर के कारण जो है यहाँ पर भूमि का कटाव होता है या फिर सॉइल इरोजन जो है वो जल के कारण होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें से ही 46.91 लाख हेक्टेयर जो है भूमि जो है वो लवणता, बंजर भूमि, जल भराव और बाढ़ की समस्या जो है वो प्रभावित है। तो आखिर ये जो सॉइल डिग्रेडेशन जो है इसके कारण क्या है, कॉजेस क्या है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग डिफॉरेस्टेशन को समझेंगे, वनों की कटाई को समझेंगे। तो वनों की कटाई जो है ये बेसिकली जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो तराई बेल्ट और गैंगेटिक प्लेन की जो है वो बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जलों की कटाई के कारण जो है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो है इन रीजन में जो है वनों की कटाई की जा रही है, जिससे कि हमारी जो मृदा की जो क्वालिटी जो है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। अगर जो है इस वनों की कटाई की वजह से जो है डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है सॉइल इरोजन की समस्या जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके कारण जो है जितने भी जो सॉइल में मिनरल्स जो होते हैं वो कहीं ना मिनरल्स जो होते हैं वो लॉस होते हैं, और साथ साथ जो है इनका जो ऑर्गेनिक मैटर का जो कॉम्पोजिशन होता है सॉइल का उसमें भी कमी देखने को हमें मिलती है। तो अगर हम स्टडी की बात करें तो यूपी में 2015 से लेकर 2019 के बीच में 163.76 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड जो है उसे नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस की वजह से जो है वो जो है उसमें बदल दिया गया था। और यहीं अगर हम ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की बात करें तो यूपी में जो है ठीक है उत्तर प्रदेश की 2.91 हेक्टेयर प्राकृतिक वनों को जो है उसने खो दिया था। तो इसके लिए जो है ये जो 2.91 हेक्टेयर ऑफ जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं इसको डाइवर्ट कर दिया गया था इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए या फिर एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। तो डिफॉरेस्टेशन के कारण भी हमारा सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं ओवर ग्रेजिंग, अत्यधिक चराई की वजह से भी जो है हमारी जो सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड होता है, वहाँ की वनस्पति जो है वो लॉस होती है, जिससे कि जो हमारी सॉइल डिग्रेडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और ये मोस्टली जो है ये प्लेटू रीजन में ऐसी समस्या जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलेंट है। इसके बाद हम देखते हैं वाटर लॉगिंग की समस्या। जल भराव के कारण जो है यहाँ पर सॉइल की जो उर्वरकता है, सॉइल की जो क्वालिटी जो है, फर्टिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रभावित होती है। जो जल भराव की जो समस्या है वो जनरली जो है ईस्टर्न और सेंट्रल उत्तर प्रदेश में जो है ज़्यादा देखी गई है। तो वाटर लॉगिंग के कारण जो है यहाँ पे मृदा में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण से जो है यहाँ पर उसके जो भी प्लांट के जो रूट्स हैं या फिर जो सॉइल माइक्रोब्स हैं, उन पर जो है बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। इसके साथ-साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वाटर लॉगिंग के कारण जो मृदा की जो न्यूट्रिशन कॉम्पोजिशन जो है उसमें भी बदलाव देखने को मिलता है, जो कि सॉइल को जो है डिग्रेड करता है। इसके बाद हम फ्लड्स को देखते हैं। फ्लड्स जो है, बाढ़ जो है उत्तर प्रदेश में, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो है वो एक बहुत बड़ी जो है समस्या बनी हुई है। गैंगेटिक प्लेन्स में जो है एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो बनी हुई है। तो यहाँ पर जो भी जो तराई बेल्ट है, गैंगेटिक प्लेन है या फिर जो भी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश जो है, वहाँ पर जो है फ्लड जैसी समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा बनी गई है। अगर हम देखें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 2.35 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड ऐसे हैं जहाँ पर कि बाढ़ की समस्या जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। बाढ़ के कारण जो है टॉप सॉइल्स जो है वो जो है टॉप सॉइल जो है वो जो हम कह सकते हैं जो सॉइल की जो सबसे ऊपरी लेयर जो है वो वहाँ पर जो है वो सैचुरेटेड हो जाती है, जिसकी वजह से जो है नीचे तक जो है एयर नहीं पहुँच पाती, ऑक्सीजन डिप्राइव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उस कारण से भी जो है यहाँ पर सॉइल डिग्रेडेशन की जैसी समस्या जो देखने को हमें मिलती है। तो अगर काफ़ी समय तक जो है जो टॉप लेयर जो है अगर सॉइल का सैचुरेटेड रहेगा, तो इससे जो है सॉइल की परमेबिलिटी जो होती है उस पर जो है नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, और जितनी भी जो रूट्स होती हैं प्लांट की वो नीचे तक नहीं पहुँच पाती हैं। प्लांट को ड्रेन जो पानी जो है वो अच्छी तरीके से ड्रेन जो है वो नहीं हो पाता है। तो ये समस्या अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट जैसे कि प्रयागराज, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, फर्रुखाबाद, गाज़ीपुर, बलिया जैसे में जो है ज़्यादा फ्लड की समस्या जो है वो बनी हुई है। इसके बाद हम विंड इरोजन को देखें तो विंड इरोजन जो है वो साउथ वेस्ट यूपी में जो है विंड इरोजन की समस्या जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, जो कि आगरा, मथुरा या फिर इटावा जो एरियाज़ हैं वहाँ पर विंड इरोजन की समस्या बहुत ही ज़्यादा है। विंड के थ्रू जो है टॉप लेयर ऑफ द सॉइल जो है वो विंड जो है वो लेकर चली जाती है, जिससे कि जो वहाँ के सॉइल जो है उसमें क्षरण देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये मोस्टली जो है ड्राई समर सीजन में जो है ये समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद ओवर इरिगेशन की समस्या है, अत्यधिक सिंचाई की समस्या है। जहाँ पे भी कैनाल इरिगेटेड सिस्टम है वहाँ पर ये समस्या जो है बहुत ज़्यादा देखी गई है। एक अत्यधिक इरिगेशन के कारण भी जो है सॉइल जो है कि जो सॉइल की जो क्वालिटी जो है वो डिग्रेड होती है, और ये समस्या ज़्यादातर हम जो है वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा जो है ये प्रिवेलेंट है। तो यहाँ पर जो है जो भी जितने भी जो ड्राई रीजन है, ठीक है, जैसे कि अलीगढ़ हो गया, कानपुर है, उन्नाव है, लखनऊ है, बाराबंकी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ये समस्या जो है वो बहुत ही ज़्यादा देखी गई है। तो ओवर इरिगेशन की वजह से जो है वाटर टेबल जो है वो और ज़्यादा जो है वो राइज कर जाता है, और जितने भी जो सॉल्ट्स होते हैं सॉइल के वो वाटर में मिल जाते हैं और वो सरफेस पे आ जाते हैं ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, ठीक है। कैपिलरी एक्शन की वजह से वो ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर भी जो है ओवर इरिगेशन पानी जब जल भराव रहता है, जिसके कारण से जो है वहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी जो लैंड पैचेस हैं वहाँ पे लैंड जो है वहाँ पे वाइट पैच
पैचेस जो है वो डेवलप हो गए हैं, ठीक है। वो जो नमक जो है ऊपरी सतह पर जो है वो जम जाता है, जिसके कारण से जो है वहाँ की सॉइल की क्वालिटी जो है वो अफेक्ट होती है। इसके बाद हम देखते हैं अनसाइंटिफिक वेज ऑफ क्रॉपिंग। फसल उगाने के अवैज्ञानिक तरीके जो हैं उसके कारण भी जो है हमारा सॉइल बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड होता है, जैसे कि मल्टी क्रॉपिंग है या फिर जो है हमारा जो क्रॉप रोटेशन है, क्रॉपिंग पैटर्न ऐसा है जिसके कारण से जो है सॉइल डिग्रेड होता है। एक्सेसिव ठीक है, जहाँ पे क्रॉप रोटेशन और मल्टी क्रॉपिंग होती है वहाँ पे जो है एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स का भी जो है वो यूज़ होता है, जैसे कि सेमी एरिड रीजन में जो गैंगेटिक प्लेन के जो सेमी एरिड रीजन जो है वहाँ पर ये समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि वहाँ पे जो है क्रॉप रोटेशन जो है जो क्रॉप साइकिल जो है वो साइंटिफिक वे से नहीं अपनाई जाती, मल्टी क्रॉपिंग हो रही है, लेकिन वहाँ पे जो है जो क्रॉप्स जो हैं बेनिफिशियल क्रॉप्स को एक साथ जो है वो नहीं उगाया जा रहा है, जिसकी वजह से भी जो है यहाँ पर जो मृदा के क्षरण में जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है हाँ, मृदा क्षरण में जो है बहुत ही ज़्यादा जो प्रभावित होता है। इसके बाद इसमें अगर हम देखें तो जो वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें वो है मैनपुरी, एटा, इटावा, अलीगढ़, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, ठीक है। तो ये सब जो है यहाँ पे अनसाइंटिफिक वेज ऑफ क्रॉपिंग की वजह से ज़्यादा यहाँ पर जो है भूमि या फिर हम मृदा का क्षरण जो है वो देखते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होने के कारण जो है सॉइल की क्वालिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो डिग्रेड हो जाती है। यहाँ पे जितने भी जो गुड या फिर हम कह सकते हैं जो हम बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं अत्यधिक फर्टिलाइजर के कारण जो है वो मर जाते हैं, और जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी जो है कमी देखने को मिलती है, जो कि फर्दर सॉइल फॉर्मेशन में काम करते हैं, लेकिन उनके जो है उनके उन पे अगर हार्मफुल इफेक्ट होता है तो हमारे सॉइल फॉर्मेशन पे भी जो है वो असर देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव या फिर सरकारी पहल की गई है। तो सबसे पहले उसमें हम देखते हैं भूमि सुधार निगम का गठन किया गया था, या फिर स्थापना कह सकते हैं कि भूमि सुधार निगम को स्थापित किया गया था वर्ष 1978 में, जहाँ पे कि और जिसका की कार्य था कि जितनी भी जो भी जो जो कह सकते हैं कि जो सोडिसिटी ऑफ सॉइल है उसको कम करना, ठीक है। और जहाँ पे भी जो है जहाँ पे अत्यधिक जो है जो भी मृदा है सोडिसिटी होता है कि जब मृदा में अत्यधिक जो है सोडियम जो हो जाता है, सोडियम का जो सोडियम जब अत्यधिक हो जाता है तो उसे सोडिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे भूमि सुधार निगम का कार्य था कि जो सोडिसिटी जो है उसको कम करना, और जहाँ पे भी एग्जिस्टिंग सोडिसिटी की जो प्रॉब्लम है उसको वहाँ पर उसमें भी जो है वो सुधार करना। तो यहाँ पर जो है इसके बाद जो है इसके लिए जो है यूपी सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट भी लेकर के आया गया था, जो कि राज्य के 28 सोडिक इन्फेस्टेड डिस्ट्रिक्ट में जो है यहाँ पर उसको जो है प्रभावी रूप से जो है वो चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है इसके अंदर जो है जो बंजर भूमि जो है उसका सुधार किया जा रहा है, उसको डेवलप किया जा रहा है। जितने भी जो पॉन्ड्स हैं उनको रिहैबिलिटेशन, उनका जो है उनके रिहैबिलिटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और साथ साथ जितने भी जो वाटर लॉक्ड एरियाज जो हैं उस वहाँ पे जो है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम को जो है वो बनाया जा रहा है, ताकि जो है वहाँ पे जो सोडियम जो कि सॉल्ट के कारण जो है बहुत ज़्यादा जम जाता है उसको कम करने में मदद मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब सॉइल की उर्वरता को बढ़ाने के लिए या फिर जो सॉइल टेस्टिंग को बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि जो है फर्टिलाइज़र का एक बैलेंस्ड यूज़ हो, जिससे कि जो है यहाँ पर जो जितने भी जो फार्मर्स हैं उनको हायर यील्ड प्राप्त हो कम कॉस्ट में, ठीक है, लो कॉस्ट में। तो यहाँ पे अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो अभी तक जो है 20 लाख से अधिक जो है वो सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो बांटे जा चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और स्प्रिंकलर सेट स्कीम इन बुंदेलखंड, ठीक है। बुंदेलखंड में वर्षा जल संचयन और स्प्रिंकलर सेट योजना का जो है वितरण किया जा रहा है। इससे जो है यहाँ पर
तो इसके अंतर्गत जो है वाटर मैनेजमेंट का जो है यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट के लिए जो है कार्य किया जा रहा है, वाटर कंजर्वेशन और उसके एप्रोप्रिएट यूज पर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो बुंदेलखंड जो कि एक सूखाग्रस्त इलाका है, यहाँ पे जो है यहाँ की इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो है वो कार्य किया जा रहा है, ताकि जो है वहाँ पे क्रॉप यील्ड को जो है वो हाई कर सकें। तो यहाँ पे जो है ये केवल जो है कल्टीवेशन में जो है मदद नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो वाटर लॉगिंग की समस्या, सैलिनाइजेशन की समस्या और जो वाटर स्कैर्सिटी की जो समस्या है, उससे भी लड़ने में हमें मदद करेगी। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि सॉइल की हेल्थ को जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके और उसकी जो है फर्टिलिटी को जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। केमिकल इनपुट्स पे जो हमारी जो डिपेंडेंसी है, उसको कम करने के लिए जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हमीरपुर में, ठीक है, स्कीम चलाई जा रही है, स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये हमीरपुर में डिस्ट्रिक्ट में जो है वो लगाई जा रही है। इसके बाद हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिप्सम फॉर सॉइल इम्प्रूवमेंट, मृदा सुधार के लिए जिप्सम का जो है वितरण किया जा रहा है फार्मर्स को। जिप्सम जो कि जिसमें कि सल्फर और कैल्शियम जो है वो प्रचुर मात्रा में जो है वो पाया जाता है, और सल्फर और कैल्शियम के कारण जो सॉइल की जो है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने में मदद मिलती है, जिसके कारण जो है क्रॉप की उत्पादकता और क्वालिटी दोनों को ही बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो ये जो जिप्सम जो है प्रदेश के सभी 75 जो ज़िले हैं वहाँ पर जो है जिप्सम का वितरण किया जा रहा है, ताकि जो भी एल्कलिन सॉइल जो है या फिर जो है वेस्ट लैंड जो है उसको फिर से जो है कल्टीवेबल बनाया जा सके। इसी के साथ साथ जो है सॉइल फर्टिलिटी और प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद मिलेगी, और जो सॉइल का जो पीएच वैल्यू है उसको भी जो है मेंटेन करने में मदद मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं एनकरेज एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री को जो है बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर उसको एनकरेज किया जा रहा है। कई सारे इनिशिएटिव्स चलाए गए हैं, जैसे कि वन महोत्सव है, ग्रीन यूपी ड्राइव्स है, जिसको कि एग्रो फॉरेस्ट्री को और ज़्यादा जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इससे जो है यहाँ पे इससे जो है यहाँ पे इससे जो है यहाँ पे सॉइल की जो हेल्थ तो इम्प्रूव होगी ही, साथ साथ जो है यहाँ पे फार्मर्स की इनकम को भी और ज़्यादा बेहतर बनाने में जो है वो मदद मिलेगी। इसमें जो है यहाँ पे जो है जो भी लैंड होता है उसके साइड में जो है यहाँ पर क्रॉप्स को या फिर ट्रीज को लगाया जाता है, जिससे कि विंड इरोजन और वाटर इरोजन जैसी समस्या से हमें लड़ने में जो है वो बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को जो है और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल कोर्सेज, प्रशिक्षण और शैक्षणिक पाठ्यक्रम। ठीक है, कई सारे जो है उत्तर प्रदेश में जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन के लिए भी पढ़ाई जो है वो सॉइल कंजर्वेशन के लिए भी जो है वो पढ़ाई कराई जा रही है, जिससे कि यहाँ पे क्वालिफाइड पर्सनल हो, यहाँ पे जो है एक्सपर्ट नॉलेज हो, जो कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम को बेहतर इम्प्लीमेंट करने में जो है हमें और ज़्यादा मदद मिलेगी उनकी एक्सपर्ट नॉलेज के थ्रू। ठीक है, इसके साथ साथ जो है राज्य में कई सारी जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है वो भी चलाई जा रही हैं, जिससे कि सॉइल की क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, जैसे कि रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, नेशनल वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है। इसमें जो है सॉइल कंजर्वेशन के साथ साथ वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस पर भी जो है फोकस किया जा रहा है, जिससे कि सॉइल और वाटरशेड दोनों में ही सुधार जो है वो किया जा सके। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, जिससे कि हम लोग सॉइल हेल्थ को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, और इको फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इसमें जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है सॉइल का सुधार करना जो है हमारी पूरी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो है हमारा एग्रीकल्चर क्षेत्र जो है वो और ज़्यादा डेवलप कर सकेगा।